अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। नया दिन के साथ मैं हूं शाज़ेब अहमद, मैं हूं महक असलाम। तो नाजरीन, बहुत सारी बातें होने वाली हैं, लेकिन बहुत सारी बातों से पहले आवाम के लिए एक अच्छी खबर नहीं है ये। खबर नहीं है। मुझे लग रही है कि जैसे ना एक बम गिर गया वहाँ पे, महंगाई का बम। वैसे ये बढ़ती घटती रहती हैं, कभी बढ़ जाती हैं, देखिए, जब 1 रुपया सस्ता होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, पता नहीं कहाँ पर मनाई जाती हैं खुशियां। लेकिन जब महंगाई की बात होती है तो 3 रुपए महंगे कर देते हैं जी। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा हो गया है। अब 1 लीटर पेट्रोल 103 रुपए 69 पैसे का मिलेगा और मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ है। सर्दियां आई हैं तो साथ महंगाई का तोहफा लेकर आई। बिल्कुल, फिर भी आवाम को गुजारा तो करना है और उम्मीद ये की जा सकती है कुछ अर्से में ये कम हो जाएंगी, शायद 1 रुपए कम हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाएगा। खैर, आगे बढ़े, आपको बताया कि हुकूमत ने 8 गैर मुल्की कंपनियों से कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए राब्ता कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तानियों की अक्सरियत को अगले 6 माह तक वैक्सीन की फराहमी मुमकिन नहीं होगी महक। इसलिए हम आवाम को यह कहना चाहेंगे, क्योंकि वैक्सीन 6 माह तक नहीं आने वाली, तो आप लोग SOPs का लाजमी SOPs को फॉलो करें और ये मद्देनजर रखें बात के जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो कितनी जरूरी है, मास्क पहनना कितना जरूरी है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती हम एहतियात ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारी, उसने प्राइवेट सेक्टर्स को इजाजत दी है कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो जरूर खरीदें, और जो कि अफोर्ड कर सकते हैं लोग, उन्हें खरीदने की इजाजत मिली है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अच्छे खासे लोग ऐसे हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब आप बाहर जा सकते हैं तो आप ये उनको एटलीस्ट वैक्सीन मिल जाएगी। हाँ, उनको मिल जाएगी। तो जनाब, अभी एक और खबर है शहर कायद से, जहां पुलिस ने चोर को फिल्मी अंदाज में पकड़ा। खातून पुलिस ऑफिसर ने फोन पर दोस्ती के बहाने मिलने बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 2 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात भी मिल गए। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है वैसे कि आप दोस्ती करके बुला लें, सुबह गिरफ्तारी करा दें। बड़ी एहतियात करनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप समेत तो तमाम मर्द हजरात जो फौरन से जो है ना दोस्तियां करना शुरू हो जाते हैं, वो बच के रहें कि ये दोस्तियां इतनी आसान नहीं होती। क्या पता कोई पुलिस ऑफिसर आपको झांसा दे रही हो। बिल्कुल। खैर, मैं कि गिरफ्तारियों का जिक्र तो हो गया है, अब हम कुछ एक ऐसे दिन, एक स्याह दिन का जिक्र करेंगे, वो दिन जिसका मैं कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड का जिक्र जरूर करूंगा। मुझे याद है कि वो स्कूल की घंटी बजना, सानिया APS का दिन, स्कूल की घंटी बजी, बच्चे स्कूल पहुंचे, उन्होंने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और बावाज़े बुलंद कौमी तराना पढ़ा, और कुछ देर बाद वो क्लासरूम्स में चले गए, और जब वो क्लासरूम में चले गए तो उसके बाद दहशतगर्द वहाँ पर हमलावर हुए। और मैं फिर भी सलाम पेश करूंगा असातिज़ा को जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन पूरी कोशिश की कि उन बच्चों को बचा लिया जाए जो सानिया APS के आज हम में नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, या वो घर जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा इस आस में कि वो वापस आएँ, लेकिन उनकी डेड बॉडीज जब पहुंची तो क्या कोहराम बरपा हुआ। पूरी कौम के लिए जो था ये एक ऐसा सानिया था जिसे हम नहीं भुला सकते। 6 साल का अरसा बीत गया। माएँ जिनके बच्चे, वो तो एक एक दिन गुजरते गुजरते 6 साल उन्होंने कैसे गुजारे होंगे, ये तो उन माओं से पूछें कि जिनके लखते जिगर आज उनके साथ नहीं है। सानिया APS में दहशत गर्दों और मौत को शिकस्त देने वाले ऐसे ही एक तालिब इल्म अहमद नवाज, जो कि आजकल लंदन में मुकीम है, वो इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं। सानिया APS पेशावर में जख्मी होने वाले तालिब इल्म अहमद नवाज को हुकूमत ने सरकारी खर्च पर 2015 में इलाज के लिए बरतानिया भेजा था। जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे हैं कि 2014 में ये अंधोनाक वाक़या पेश आया और अहमद लंदन में इस वक्त हैं। उनका इलाज क्वीन एलिज़ाबेथ अस्पताल में हुआ। बरतानवी डॉक्टर ने अहमद नवाज का इलाज किया, जिसके बाद वो सेहतमंद जिंदगी की तरफ लौटे और फिर लंदन में ही तालीम जारी रखी। कितनी हिम्मत चाहिए उस स्याह दिन को भुलाने के लिए, या फिर उस चीज पर काबू पाने के लिए। लेकिन वो भुला तो नहीं सकते, लेकिन उन्होंने मूव ऑन किया और अब वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ काम भी कर रहे हैं। आज अहमद नवाज जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम कुछ गुफ्तगू भी करते हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया। और अहमद, यकीनन कौम का फख्र हैं आप। पहले तो ये बताइएगा कि कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, और आजकल क्या कर रहे हैं, तालीम कहाँ तक पहुंची है? जी, बहुत शुक्रिया आपके शो पर इन्वाइट करने के लिए। और आजकल जो है अभी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में मेरी एक्सेप्टेंस हुई है, तो अक्टूबर में मैंने वहाँ पर स्टडीज़ शुरू की अपनी, तो आजकल मैं उन स्टडीज़ में बिजी हूँ। आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, क्योंकि उस हादसे से आगे आकर इस तरह दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में, बेस्ट यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेना जो है, तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तानियों के लिए जिन्होंने दहशतगर्दी का मुकाबला करते रहे हैं पिछले डेकेड्स में,
तो उन सब के लिए ये जो है तो एक फ़ख्र की बात है। और आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो है तो अपनी जो सोशल एक्टिविटीज़ है उनको भी जारी रखा है। रिसेंटली मुझे जो वर्ल्ड समिट ऑफ नोबेल प्राइज़ लॉरेट्स हैं तो उन्होंने यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में स्पीच के लिए इनवाइट किया था, जहाँ पर मैंने स्पीच की। इसके अलावा जो है तो कई सारे इवेंट्स में मतलब एडवोकेसी स्पीचेस जहाँ पर मैं नौजवानों के लिए दुनिया भर के उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ। तो यस, आई हैव बीन बिजी डूइंग दैट एंड माय स्टडीज़ इन ऑक्सफोर्ड। अहमद, मैं बात तो नहीं करना चाहती मगर आप वो शख्स हैं जिसने बहादुरी की मिसाल कायम की, पूरी कौम का फ़ख्र है। 16 दिसंबर 2014 एक ऐसा दिन था कि उस दिन को हम नहीं भुला सकते। 2014 जाते जाते बहुत से दुख दे गया हमें। उस दिन के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ तो उस दिन को याद करते हुए सबसे ज़्यादा कौन याद आता है? 16 दिसंबर का ये जो वाक़या था, ये तो ऐसा वाक़या था कि मेरे ख्याल से हर बंदे को पाकिस्तान में जो है तो पता है कि उस दिन क्या हुआ। 16 दिसंबर का जो दिन है मेरे लिए पर्टिकुलरली, और मेरे जो दोस्त साथ से में जो सर्वाइव करके उनके लिए तो एक ना भूलने वाला वाक़या है। जो हादसात उस दिन मतलब स्कूल के अंदर हुए वो मेरे ख्याल से भूलने वाले नहीं है किसी भी जो है तो यंगस्टर्स को। उस दिन जो है तो मेरे दोस्तों को शहीद किया गया मेरी आंखों के सामने, मेरे भाई को शहीद किया गया। इसके अलावा मेरी इसातिज़ा कराम को वहाँ पर शहीद किया गया। तो ये सारे वाक़यात जो है तो उस दिन जो है हुए उस स्कूल में। इसके बाद जब है मुझे अस्पताल लाया गया, वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज़ थी मेरे दोस्तों की, और बहुत इंजर्ड स्टूडेंट्स थे। तो वो जो मंजर थे उस दिन मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी नहीं भूल पाएगा। बट वी नीड टू मेक श्योर दैट समथिंग लाइक दैट, उस तरह का एक वाक़या जो है तो कभी भी दोबारा बिल्कुल यकीनन उन मासूम बच्चों को बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। खैर आपके वालिदैन ने आपका भरपूर साथ दिया अहमद, हमारी दुआ है उनका साया हमेशा सलामत रहे आप पर। और APS के शहीदों के वालिदैन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब APS के जितने भी शहदा है ऑफ कोर्स उनके वालिदैन को मैं सलाम पेश करता हूँ। द पेरेंट्स ऑफ हीरोज़ ऑफ कोर्स, उनको उन्होंने जितनी बहादुरी दिखाई इस हादसे के बाद। APS के सारे शहदा के वालिदैन जो है तो इस तरह इकट्ठा हुए, उन्होंने पूरी कौम को उन्होंने मतलब इकट्ठा किया और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की कि दहशतगर्दी का हमने भी ख़ात्मा करना है। तो उनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ उनकी बहादुरी के लिए। इसके अलावा उनके लिए पैगाम मेरा ये है कि आप जो है तो अपने हौसलों को बुलंद रखें। जो शहदा है, जितने भी शहदा है उस हादसे के, उन्होंने जो है तो पाकिस्तान के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं तो वो कोई भी नहीं भूल पाएगा। उस हादसे में जो है तो उन्होंने अपनी जानें खोकर पूरे पाकिस्तान में जो है तो दहशतगर्दी का ख़ात्मा कर दिया, क्योंकि उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से जो है तो पाकिस्तान इकट्ठा हुआ और दहशतगर्दी को शिकस्त दे पाया। तो आप लोगों को फ़ख्र होना चाहिए और यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट योर सन्स हैव अचीव्ड। ठीक है अहमद, अब ज़रा आपकी हम कामयाबियों की बात करते हैं। अब तक कौन कौन से अवार्ड ऐसे हैं जो कि आपने हासिल कर लिए हैं? ऑक्सफोर्ड का सफ़र कैसा चल रहा है? जी, अवार्ड्स तो बहुत सारे मतलब इस अरसे में मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की 2015 में, तो इसमें जब आप इस तरह की मतलब मैंने ये फलाही काम शुरू किया तो मुझे रास्ते में बहुत से अवार्ड्स मिले। डायना लेगेसी अवार्ड मेरा डाउनिंग स्ट्रीट्स की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड था, प्राइड ऑफ ब्रिटेन अवार्ड था, वगैरह वगैरह। बहुत से इस तरह के अवार्ड मिले, लेकिन मेरे ख्याल से these are all dedicated to, they're definitely dedicated to all the people in Pakistan who have sacrificed their lives over the last decades. जो आर्मी स्कूल के शहदा है तो of course they're the real heroes who because of whom Pakistan is a peaceful country now. तो ये अवार्ड मैं उन सबको डेडिकेट करता हूँ। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड का जो सफ़र है तो वो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। मुझे लेडी मार्गरेट हॉल में मेरा एक टर्म कंप्लीट हुआ है अभी, एंड आई ब्रोक ऑन क्रिसमस हॉलीडेज़
रिसेंटली। तो ऑक्सफोर्ड जो है तो ऑफ कोर्स पाकिस्तानी बहुत ग्रेट शख्सियात जो है तो वहाँ पर से पढ़ कर गई है, और मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि उस हादसे से आगे आकर इस तरह की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर अपना सफ़र यहाँ पर कंटिन्यू करूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं यहाँ से पढ़ाई मुकम्मल करके जो है तो जितना और भी फलाई काम कर सकूँ मैं करूँगा नौजवानों के लिए इंशाल्लाह। बिल्कुल अहमद, अल्लाह आपको मजीद कामयाब करे। अहमद, पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको सुन रहा है, खास तौर पर बच्चे आपको जरूर सुन रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको आप? ये पाकिस्तानी बच्चे जो है तो उनको मेरा ये पैगाम है जो सुन रहे हैं आज इस शो को, कि आई थिंक दे डोंट रियलाइज हाउ वैल्यूएबल देयर वॉइस इज। उनकी आवाज़ जितनी ताकत रखती है मेरे ख्याल से उनको ये अंदाज़ा ही नहीं है। उनको चाहिए, आप सबको चाहिए, जो बच्चे हैं जो नौजवान हैं पाकिस्तान में, उनको चाहिए कि वो अपनी सोसाइटी में जो उनकी कम्युनिटी है, स्मॉलर लेवल कम्युनिटीज़ जो है, उनमें जो मसाइल हैं तो उनको हल करने की कोशिश करें, उनके बारे में जो है तो आवाज़ उठाएं। अगर दहशतगर्दी का मसला है, अगर गुर्बत का मसला है, अगर जो भी मसला है तो उसके बारे में आवाज़ उठाएं। ट्राई टू डू समथिंग अबाउट दैट ऑन अ स्मॉलर स्केल, एंड होपफुली जो हमारे लीडरशिप है जब उन तक ये आवाज़ें पहुँचेगी तो दे विल बी होपफुली एबल टू डू समथिंग अबाउट इट। तो उनको चाहिए, नौजवान जो है तो हर कम्युनिटी से जो है अगर वो छोटे लेवल पे जो आवाज़ उठाएंगे तो ये जो है कलेक्टिवली एक मुहिम बनेगी, और इस तरह से जो है तो जितने भी मसाइल होंगे तो उसका हम हल पैदा कर सकेंगे मुस्तकबिल में। तो नौजवानों को चाहिए कि वो ना सिर्फ आवाज़ उठाए मसाइल के बारे में जो हमारे कम्युनिटीज़ में मसाइल हैं, बल्कि ऑल्सो एक्शन लें। वो जो है तो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं करें। वी ऑलवेज नीड टू थिंक अबाउट व्हाट वी कैन गिव पाकिस्तान, जो हम पाकिस्तान को दे सकते हैं, ना कि पाकिस्तान हमें दे सके। तो नौजवानों को चाहिए कि वो कंटिन्यू करें जो अपनी स्ट्रगल्स हैं पीसफुल पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह जो है अपनी इन स्ट्रगल्स की के नतीजे में जो है तो एक पाकिस्तान का एक ऐसा मुस्तकबिल होगा जहाँ पर हर बंदे को जो है तो इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर बंदे को मिलेंगी। बेहद शुक्रिया अहमद, आपका आप गुफ्तगू कर रहे थे। तो जनाब, सानेहात जो हैं उनको कौमें कभी नहीं भुला पाती। ये सानेहात ही हैं जो कि कौमों को मज़ीद मजबूत और साथ चलने की हिम्मत देती है। पाकिस्तान ने बहुत सारे सानेहात झेले। पाकिस्तान की तारीख में 16 दिसंबर का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। सानहा एपीएस जिसकी हम बात कर चुके हैं, एक और सानहा हुआ जिसने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम किया। सकूते ढाका की हम बात करें। सानहा एपीएस वो ज़ख़म और सकूते ढाका वो ज़ख़म जो कि पूरी कौम ने अपने सीने पर खाए, और पूरी कौम इस दिन को याद करके, इन दोनों सानेहात को याद करके गमज़दा होती है। पहले 16 दिसंबर 1971 को साजिश और भारत की खुली जारिहत के नतीजे में वतन अजीज़ 2 लख्त हुआ। इस सानहे के 47 बरस बाद 16 दिसंबर 2014, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, इस दिन की स्याही को मज़ीद बढ़ाने के लिए हुआ ये कि दुश्मन हम पे हमला आवर हुआ। नन्हे फूल, नन्ही कलियां मसल दी गई और 150 से ज़ायद मासूम रूहें सफाक दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई, नजर हो गई। बात अगर सकूते ढाका की जाए तो जून 2015 को अपने दौरे बांग्लादेश के दौरान भारतीय वजीर आज़म मोदी साहब ने एतराफ़ किया था कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम की खातिर भारतीय फ़ौज ने अपना खून बहाया। यानी कि मोदी सरकार इस बात का बरमला इजहार कर रही है कि हाँ, सकूते ढाका के पीछे हम थे, हमारी साजिशें थी। मामला जनाब यहाँ पर रुकता नहीं है। अब भी बलोचिस्तान में भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन को मुताद्दिद बार इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा करने के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए। ये कुछ नहीं है। जब हम बलोचिस्तान की बात करते हैं, हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, और जब हम देखते हैं कि उनकी काउंसिल रसाई की बात होती है, जब भारत से कहा जाता है कि वो बात करना चाहिए अगर उनसे, तो वो उस पर पीछे हटता भागता हुआ हमें नजर आता है। वजीर आजम इमरान खान का अगर मैं जिक्र करूं तो जब वजीर आजम इमरान खान अपनी कुर्सी पर बैठे थे तो उन्होंने ये कहा था कि हम भारत से टेबल टॉक करना चाहते हैं, कि बैठे और अमन के साथ चीजों को हल करने की कोशिश करें। लेकिन शाहजेब, हमने देखा कि यहाँ से भी भारत हमें भागता हुआ नजर आया। पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, हर फोरम पर आवाज
आवाज बुलंद करता रहा, यहाँ तक कि अब तो डोजियर की सूरत में पाकिस्तान ने सबूत भी पेश किए, लेकिन उस डोजियर को झुटला दिया ना, बिल्कुल झुटलाया जा रहा है और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो भारत बढ़ाता जा रहा है। लेकिन अब भी सबूत यही बताते हैं कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है और कुलभूषण यादव यकीनन उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसको दबोचा और कानून के मुताबिक उसे सजा भी सुनाई। इसके अलावा पाकिस्तान समेत भारत के हमसाए मुख्तलिफ औकात में दिल्ली के मुसल्लह मुदाखलत और साजिशी रविश का निशाना बनते आए हैं और यह काबिल मजम्मत सिलसिला है जो अभी तक जारी है। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम देखें तो दिल्ली सरकार जो है अपने लोगों को भी बहुत बुरी तरह डील करी है। हम देख रहे हैं कि किसान आज जिस तरह से सरापा एहतजाज है दिल्ली राजधानी में जो हो रहा है, वो यकीनन अपने अंदर से आवाजें उठ रही हैं भारत के लिए। अगर हम भारत के साबिक चीफ जस्टिस की बात करें मार्कंडे काटेजो जी, तो उन्होंने ये बार बार कहा कि भारत में अगर कुछ करवाना है तो रिश्वत दे दो, करप्शन उरूज पर है। ये हम नहीं, ये वो रिपोर्ट्स कहती हैं, ये भारत के अंदर के लोग कहते हैं कि भारत के अंदर कितने घपले होते हैं। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मारिया साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। 16 दिसंबर बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख में। सकूते ढाका की बात हो जाए, साने एपीएस की बात हो जाए, ये दोनों ऐसे जख्म हैं पाकिस्तान के सीने पर जो भुलाए नहीं भूले जा सकते और भारत इस चीज का बरमला एतराफ करता है। बलोचिस्तान में अब जो वो प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है या अफगानिस्तान की सरजमीन को जिसका पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, किसी से ढका छुपा नहीं है सब कुछ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी हुकूमत की तरफ से और बिलखसूस मोदी की शख्सियत की तरफ से जितना नुकसान इस वक्त इलाकाई सलामती को पहुंचा है शायद किसी और दौर में नहीं पहुंचा। और इससे बढ़ के इस वक्त इनकी यही सोच जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभर रही है, लेकिन हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा दाग बन सकती है। क्योंकि जिस तरह वो इलाकाई सतह के ऊपर जो हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस का, हिंदुस्तान की गैर रवायती अनासर का और बिलखसूस दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का इस्तेमाल करते रहे हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात और अपने मफादात के लिए, इलाकाई जो सलामती है उसको दाव पे लगाते रहे, इसी तरह वो इस वक्त वही हरबे, वही चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल बरकरार रहती है तो यकीनन ना सिर्फ हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज का सामना होगा, लेकिन ये कहना दुरुस्त होगा कि हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है उसके अंदर हिंदुस्तान की जो एक तरह से आप कह सकते हैं एक अपनी जो शनाख्त है बतौर एक मुल्क, वो भी एक बहुत बड़े चैलेंज का शिकार हो सकती है। और मारिया साहिबा, पाकिस्तान तो भारत का जो मकरू चेहरा है उसको यकीनन बेनकाब कर रहा है, हर फोरम पर आवाज ही बुलंद कर रहा है। अगर एक मुल्क जिसका मोदी जैसा वजीर आजम है और इसके पास एटमी ताकत भी है, तो दुनिया को सोचना चाहिए कि आखिर ये मामला किस तरफ जा रहा है, इसको कैसे रोकना चाहिए। आलमी बरादरी को आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। देखिए, इस वक्त मसला ये है कि सिर्फ मोदी की ज़ात तक महदूद नहीं है, लेकिन उनकी इस ज़ात की सोच और ये जो सोच जो शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी पे मबनी है, उसकी बुनियाद जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट बल्कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम तर अदारों के ऊपर भी जो है एक तरह आप कह सकते हैं कि एक मुहासरा की हुई नज़र आती है। और अगर ऐसी सूरत हाल बरकरार रहती है तो आपको ये नहीं पता कि क्या 26 फरवरी का जो वाक़या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ जो है एक तरह से एक दाव लगाने की कोशिश की, अगर उस दाव के साथ साथ वो अपनी एटमी ताकत को भी जो उन्होंने अगले ही दिन इस्तेमाल करने की कोशिश की या धमकी दी और पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, अगर उसको बर वक्त पाकिस्तान की तरफ से जवाब ना मिलता तो आपके लिए एक बहुत बड़ा एक एटमी चैलेंज बन सकता था। और इसके साथ साथ ये ख़तरा भी अभी वहीं मौजूद है कि हिंदुस्तान ना सिर्फ एक इंतहा पसंद हुकूमत के हाथ में है बल्कि एक इंतहा पसंद शख्सियत के हाथ में, और हिंदुस्तान की जो एटमी चेन ऑफ कमांड है वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के बजाय हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान की जो एग्जीक्यूटिव है उनके पास है। और अगर ऐसी सूरत हाल में वो ख़ुद एक शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का शिकार हों तो ये खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा सलामती चैलेंज बन। बिल्कुल मारिया साहिबा, दुरुस्त आप फरमा रही हैं, खित्ते के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बन सके। जब हम भारत की करतूतों की बात करते हैं तो कुलभूषण यादव का नाम हम नहीं भूल सकते। भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर जिसे पाकिस्तान की फौज ने पकड़ा, और कुलभूषण सजा याफ्ता एक मुजरिम है। और इसी तरह से इन सब के बाद यानी अगर हम सकूते ढाका की बात कर लें जिसपे बरमला इजहार किया जाता है, बलोचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की बात कर लें जिसपे बरमला बात की जाती है, अगर तमाम तर मामला के बाद हम देख रहे हैं कि दुनिया खामोश है, तो इस खामोशी का मतलब हम क्या समझें?
देखिए, दुनिया की खामोशी इस वक्त इस बात की अक्कासी करती है कि वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान उनके लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर है। हिंदुस्तान के ज़रिए उस इलाके में, बिलखसूस अमेरिका इस इलाके में अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपने जो मफादात हैं, उनको लेके आगे बढ़ सकता है और उसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारे जो उनके चैलेंजेस हैं उनको वो दूर कर सकता है। लेकिन उनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हिंदुस्तान ने आज तक कोई बड़ी जंग इस खत्ते में ना लड़ी है और ना ही उस बड़ी जंग लड़ने के बाद वो फातह के तौर पर देखा गया। और अगर अमेरिका या दूसरे इलाकाई ताकतें जैसे कि आप की जो क्वाड की मेम्बरान है, अगर वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान उनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, उनकी जंग के लिए, उनकी मफादात के लिए जंग लड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक तरह से आप कह सकते हैं एक एतमाद है जो हिंदुस्तान पर डाला जा रहा है, जो अभी तक वाज़ेह तौर पर उभरा नहीं। दूसरी बात यह है कि जो बलोचिस्तान में इस वक्त हिंदुस्तान कार्रवाइयाँ कर रहा है वो इस बात की अक्कासी करता है कि हिंदुस्तान इस वक्त एक इलाकाई दहशत गर्दी में बतौर एक रियासती दहशत गर्द काम कर रहा है। और इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी मूड है, जो बैनुल-अक़वामी रवैया है, वो वाज़ेह है कि कोई भी मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी दहशत गर्दी में मुलव्वस पाया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ दुनिया को एक असूली फ़ैसला करना होगा। तो ये बहुत जल्द एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे उभरेगा उन तमाम रियासतों के लिए भी जो इस वक्त हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं और उन तमाम कंपनीज़ के लिए भी जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं कि क्या वो ये तमाम इन्वेस्टमेंट, वो तमाम माशी और सियासी और अस्करी मदद एक ऐसे मुल्क की करना चाहते हैं जो अपना इलाकाई या जो बैनुल-अक़वामी सलामती है उसको दाव पे लगा सकते हैं अपने ज़ाती मफादात या अपनी इंतहा पसंद सोच की वजह से। और यही चीज़ आपको इस वक्त हिंदुस्तान की तरफ से नज़र आ रही है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। और भारत अब सी पैक को भी निशाना बना रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान आवाज बुलंद करता रहा है, कर रहा है और करता रहेगा। और शाज़ेब देखें, हर महाज पे भारत मुंह की खा रहा है, तो भैया मजीद कितनी मुंह की खानी है। खुदारा जो है वो आप वो काम करें कि जिससे दुनिया में आपकी रुसवाई ना हो। आप अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, आपके लोग बरमला टीवी पर बैठ के ये बातें करते हैं, तो और कितनी आपने अपनी रुसवाई करनी है और कितनी जगहसाई आप चाहते हैं। तो अपने मुल्क की तरफ आप तवज्जो दें। बाकी ममालिक क्या कर रहे हैं, या खित्ते का अमन कैसे बरकरार रहेगा, या बाकी ममालिक को देखने दें। आप अपने मुल्क के अंदर अमन कायम करें, क्योंकि भारत जो अपने मुल्क के अंदर कर रहा है उसका किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट बैरूनी जो है खित्ते का जो हालात है उस पर भी पड़ता है। एक और चीज है, जब हम हालात की बात करते हैं तो अवाम का रवैया ऐसा है कि हालात काबू में नहीं आ रहे। हम अवाम की क्यों बात करें, हम अवाम की इसलिए बात करें क्योंकि अवाम सीरियस नहीं हो रहे। किस चीज को लेकर? कोरोना वायरस को लेकर। दूसरी लहर है जो कि बहुत तेजी से पूरे पाकिस्तान में पंजे गाड़ चुकी है। अमवात हुई हैं और कल भी हमने देखा था कि किस तरह से SOPs की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। हम रोजाना स्टूडियो में बैठ के एक बात करते हैं कि भाई मास्क पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें, बाजारों में ना जाएं, अगर जा रहे हैं तो जरूरत के तहत जाएं, और खुदारा दूसरों को भी तलकीन करें कि जनाब मास्क पहना जाए। लेकिन जब कल हम दोनों गए शाज़ेब, तो हमने क्या हालात देखे। और हम इसीलिए गए थे ताकि हम आवाम को ये दिखा सकें कि किस तरह SOPs को नजरअंदाज किया जा रहा है और कितना जरूरी है मास्क पहनना। तो हम सदर के इलाके में पहुंचे और वहां हमने ये मंजर देखा कि वहां पर कोई भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि किसी ने जेब में रखा हुआ था, किसी ने गर्दन पर पहना हुआ था। मतलब हीले बहाने थे। बिल्कुल हीले बहाने थे। वहां पे क्या मनाजिर थे वो अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। जी जनाब, तो मैं और शाज़ेब हम दोनों निकले स्टूडियो से बाहर और सोचा कि अवाम के दरमियान जाते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं कि हम रोजाना जो स्टूडियो में कहते थे कि मास्क पहने, ग्लव्स पहने, समाजी फासले का ख्याल रखें, ऐसा हो रहा है या नहीं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है या नहीं। हम एम्प्रेस मार्केट में मौजूद है। अपने नाज़रीन को थोड़ा सा ये बता दें कि जैसे कि गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 73 अमवात हो चुकी हैं। तो ये इंतहाई अहम मामला है, सीरियस मामला है। हम सबको इसको सीरियस लेना भी है और SOPs को फॉलो कराना भी है। लेकिन यहाँ पर किस हद तक SOPs फॉलो हो रहे हैं, मैं कहा हमें देखना पड़ेगा, अपने नाज़रीन को दिखाना पड़ेगा कि कितने लोगों ने मास्क पहना हुआ है। समाजी फासला तो यहाँ पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट मास्क किसने पहना हुआ है हम जरूर देखेंगे। ये हम देखेंगे। और दूसरी बात, कराची की एम्प्रेस मार्केट इंतहाई मशहूर मारूफ है और कारोबारी लिहाज से जानी मानी है। तो देखते ये है कि अंदर क्या माहौल है। चलते हैं, आ जाएं। चाचा कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, मास्क पहनते हैं? भूल गए। वैसे कोरोना आपके ख्याल में है? और कोरोना जो है बड़ा खतरनाक है, आपको पता है ना, वो जानलेवा साबित हो सकता है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना घर से निकलने से पहले? भूल गए थे। ये तो आपको नहीं भूलना चाहिए। ये जेब में था, पता नहीं कहाँ गिर गया। ठीक है, आपने मास्क पहना, आप बता रहे मास्क पहना जरूरी है? क्यों नहीं पहना आपने? पहना, मगर घर से निकले तो भूल गए। इन्होंने रास्ते में लिया मेरे को, मैं दुकान में काम कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तकरीबन वैसे ज्यादातर लोग जो है भूल जाते हैं मास्क पहनना। एक और भाई साहब है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मास्क किधर है?
मास्क अभी खरीदने जा रहा हूँ मैं अभी अंदर। खरीदने जा रहे हैं जी। तो आप घर से लगा के नहीं आए थे? नहीं, घर से नहीं लगाया, गिर गया रास्ते में, मैं गाड़ी के अंदर। तो जनाब ये जैसे शाहजेब भी बात कर रहे थे, मैं भी बात कर रही हूँ, शायद कोई हीले बहाने बना रहा है, वाकई शायद किसी का मास्क गिर गया है। जैसे जैसे हम मार्केट के अंदर जाएंगे हम ये कोशिश करेंगे कि हम फौरन लोगों को पकड़ लें। आपने मास्क नहीं पहना? नहीं भाई, क्यों? मास्क कहाँ है आपका? डस्ट एलर्जी है, इस वजह से नहीं आपके ख्याल में कोरोना वायरस खतरनाक है कि नहीं है? नहीं भाई, नहीं है? नहीं किसी की जो जाने जा रही हैं वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं जा रही? भाई, मैं नहीं देना चाह रहा आपको जवाब। जब कोई डीलिंग शिलिंग हो रही होती है तो मास्क लगाते हैं आप? मास्क लगा होता है? वैसे मार्केट में एसओपीस तो कहीं पे भी नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ है। आपके यहाँ है, पूरी मार्केट में नहीं है? हमारी दुकान पे यही है। अच्छा, अगर कोई बगैर मास्क के आता है तो उसे क्या कहते हैं आप? हम मास्क का बोलते हैं, वो बोलता है हम लोग कल एक आया बोला हमारे गांव में जानवर की हल चलाते हैं ना जब, हाँ हाँ। तो उस दौरान बोला इसको कपड़ा बांध देते हम लोग। अच्छा। तो इधर उधर मुंह नहीं मारे, बोला ये साहब हम लोगों के साथ हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे लोगों ने बांधा हुए हाँ, हैं? लोगों ने बोला मजाक उड़ा रहे हैं मजाक उड़ा आपका? रहे हैं। आपने क्या कहा आगे से? हमने कुछ भी नहीं कहा। हम वहम ही नहीं करता है कि हमें हम लोग को हो जावे, जो वहम करता है उसको होता है। लेकिन हम सब बेटा है, इकट्ठे सोता है, उसका पानी पीता है, मुंह का उसका पीता है, हमको कुछ नहीं होता है बेटा। लेकिन जो रोजाना की बुनियाद पर हम रोज देखते हैं बहुत सारे लोग मर जाते हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो वायरस फैला है। बीमारी है बेटा, फिर कैसर में सर होएगा। आपके ख्याल में ये हम जहर खाता है, हमको कुछ नहीं होता है। कोरोना वायरस क्या है? अस्सलामुअलैकुम भाईजान, ये आप मास्क का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन ये मास्क पहनते तो नाक के ऊपर है कि नाक से सांस लेना होता है? नाक से। आपने मास्क कहाँ पहना हुआ है? ये पहना है, अभी तो नीचे चाय पी थी मैंने, इसलिए ऊपर कहाँ नीचे है आपकी चाय? नजर तो नहीं आ रही। फेंक देना कब? तो उसके बाद आप मास्क ऊपर नहीं करना? अभी तो ये आधे अभी सफाई कर। देखिए, जो वायरस है उसे तो नाक और मुंह से अंदर जाना है और आपके नाक मुंह से दूसरों को लगना है, तो आपको मास्क तो नाक और मुंह में पहनना है ना? वायरस वैसे ही हमारे में घुसा हुआ है। अच्छा, मास्क किधर है आपका? रखा हुआ है? घुटता है जब बगल उठाते हैं ना, हाँ। तो दम घुटने तो अभी तो आप अखबार पढ़े थे, भी लगा सकते थे। चलो लगा लेंगे आप बोलते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? आपने मास्क नहीं पहना? मास्क पहनना चाहिए वैसे, आपने क्यों नहीं पहना? तो मास्क किधर है? मेरा मास्क मेरे घर पे। घर पे? आप घर पे क्यों रख के आई हैं? नहीं, मैं भूल गई थी। भूल गई थी? वैसे आप मार्केट में लगाते हैं? लगाते हैं। अच्छा। पहले तो कितने महीने बाद तो मैं आज आई हूँ घर से अच्छा, निकल एक महीने बाद? हाँ। सर, आप मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे आजकल? मास्क है, जेब में पड़ी है भाई। जेब में रखने से क्या होगा? अगर आप उसको चेहरे पे पहनेंगे नहीं तो कोरोना से बचेंगे कैसे? ये बचते ये पड़ी हुई है अभी। आपके ख्याल में कोरोना खतरनाक है? ये नहीं पता है, अल्लाह को पता है। अंकल जी, आपका मास्क किधर है? मास्क तो अभी ले लूंगा। अभी आप जब मार्केट के अंदर आए आपने क्यों नहीं लगाया? बस ये गलती हो गई। आपको लगता है कोरोना है बिल्कुल है। और मास्क लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। अब आप अपनी गलती मान रहे हैं? जी। अब आप मेरे कैमरे के सामने वादा करेंगे आप मास्क के बगैर घर से बाहर नहीं निकलेंगे? इंशाल्लाह मास्क के बगैर बाहर नहीं निकलेंगे। जबरदस्त। आपको पता है गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 73 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं पाकिस्तान में और 2500 केसेस दोबारा से आए हैं। तो आपके ख्याल में एहतियात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए थी। आप क्यों नहीं कर रहे? इंशाल्लाह करेंगे हम, रेजिया गाड़ी में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मुझे बताइएगा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं लोग मार्केट के अंदर हैं, समाजी फासला तो यहाँ नहीं रखा जा सकता, इतना रश होता है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल तो किया जा सकता है। आपने ही मास्क नहीं पहना? मास्क पहना तो अभी जेब से भी रुकता है, घबराहट जेब में है? घबराहट जैसे हो रहा है। इधर काम करते हो तो मास्क कहाँ है? मास्क घर पे है। घर पे है? घर पे छुपा के रखा है? गुजर चुका हूँ। आपको कोरोना वायरस हो चुका है तो उसके बावजूद आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग इधर के नहीं, हम लोग बाहर के, मेरा उधर आया था इसलिए हम लोग इधर नहीं आ पाया। मैं मेरा आपने कितना क्रिटिकल टाइम गुजारा जब आपको कोरोना वायरस हुआ था? मैंने इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना क्रिटिक नहीं था, या तो फिर मेरे कोई सिम्टम्स थे ना कुछ था। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ये मास्क यहाँ पे पता नहीं बांट रहे हैं या स्पेशली इनके लिए हैं? सर ये हमारी दुकान है, ये हम लोग मास्क वगैरह यहाँ बेचते हैं। अच्छा। तो आपकी बात सुनी तो मैं इनकी नहीं लेके आ गया। हाँ, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैंने बोला है अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बताएंगे कि यहाँ पर SOPs का ख्याल रखा जा रहा है? आपके सामने ही है, सबको बोलना पड़ता है, फिर बांधते हैं। अच्छा, कोई चेक एंड बैलेंस है? कुछ इंतजामिया आती है देखने के लिए? नहीं आती हमको। नहीं आती? कोई आगे कान खींचता है कि भैया मास्क क्यों नहीं लगाया? नहीं, कोई नहीं आती हम। अच्छा, आपके पास जो खरीदार आता है आप उन्हें कहते हैं?
हमें कहते हैं उसको पास लगा होता है। अच्छा, मास्क लगा हुआ होता है। लगा होता अच्छा, है। तो आपने किसी से शिकायत करने की कोशिश की? भाई कोरोना इतना फैल रहा है और लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। क्या कि मर्जी के मालिक है, क्या बोल सकते। लेकिन आपकी शिकायत करनी बनती है। अब बोलते बोले पागल है। आप क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ। आप पढ़ते हैं, आपको तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आप अपने रश वाले इलाके में आए, मार्केट में आए, तो मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने नहीं किया? नहीं, मेरे असल नहीं पहना था, लेकिन मास्क थोड़ा सांस का प्रॉब्लम होता है, नाक का। अच्छा, तो आपको लग रहा है कोरोना है? जी जी, लग रहा है कोरोना। और आप ये बाकी लोगों को बता रहे हैं हमारे कैमरे की आंख से कि भाई मास्क लगाओ। जी जी, मास्क लगाओ। और घर में भी आपके मास्क लगाया जा रहा है? जी जी। लेकिन आपने नहीं लगाया। अभी गिर गया ना, बाइक पे आया तो बाहर तो नया खरीद लेते। बाहर निकलूंगा तो खरीद लूंगा। तो आपको तो पता था मार्केट के अंदर जा रहे हैं, ज्यादा लोग होंगे। हाँ, ये तो बात है। आप मास्क पहन के नहीं आई बाजार में? मास्क मिला ही नहीं रोड पे। मिल नहीं रहा? कहाँ नहीं मिल रहा? कहीं पे भी नहीं मिल रहा। यार इनको आप मास्क तो देंगे, आपके पास है तो मैं आपको पैसे देता हूँ, आप इनसे ले लें मास्क। मास्क तो हर जगह अवेलेबल है, हर दुकान में मास्क मिल रहा है आंटी। मास्क कहीं पे भी नहीं है, 2-3 जगह पे पूछा मैंने। ये एक और मास्क आ गया आपके पास। आप मास्क पहन के घर से निकला करें ना, आपको पता है ये जो वबा है कितनी फैली हुई है। वो तो पता है भैया। तो फिर एहतियात तो करनी जरूरी है ना। बहुत जरूरी है। तो इस बाजार के अंदर महक हमने ये देखा कि किसी का मास्क गर्दन पर था, किसी का जेब में था, किसी का गाड़ी पे था और किसी का घर रह गया था। लेकिन लोगों ने पूरी कोशिश ये की थी कि वो मास्क ना पहने, और हमें देखने के बाद उन्होंने मास्क पहने। तो इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने का, इस सेगमेंट को रिकॉर्ड करने का हमारा सिर्फ ये मकसद है कि जो लोग घरों पर बैठे हैं, जो नाजरीन है हमारे, वो ये बात समझ सकें कि घर से निकलने से पहले मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जब लोग हीले बहाने बना रहे थे और इन हीले बहानों में एक शख्स ने कहा कि मेरी जेब कट गई, इसमें मेरा मास्क था, तो भैया आप फिर खरीद ले। 5 रुपए का मास्क है, कौन सा इतना महंगा? आपकी जिंदगी से, आपकी सेहत से ज्यादा महंगा मास्क नहीं है। ठीक है, आप समाजी फासले को अगर मेंटेन नहीं रख पा रहे तो एटलीस्ट मास्क लगा ले, ग्लव्स पहन लें, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि कोरोना वबा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए, तो पाकिस्तान या पाकिस्तानी कैसे बच सकते हैं? जितनी आप तो मानने से इनकार कर दिया कोरोना एग्जिस्ट करता है या कोरोना है। वो कहते हैं कोई कोरोना है ही नहीं, हम अपने काम करने निकलते हैं, हमें कोई कोरोना कुछ नहीं कहता। देखिए, ये आपकी मेंटालिटी है। प्लीज प्लीज जब आप घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहने। ठीक है, कारोबारी जिंदगी मुतासर हम नहीं करना चाह रहे हैं। वजीर आजम भी कहते हैं कि मईशत का पहिया अगर चल निकला है आगे तो इसको चलने दिया जाए, लेकिन SOPs पर अमल दरामद करना इंतहाई जरूरी है। हुकूमत डंडे के जोर पे कितना आपसे SOPs पे अमल दरामद करवा लेगी, ये आप पे मुनहसिर है कि आप अपनी जिम्मेदारी कैसे अदा करें। और अपनी सेहत का ख्याल भी खुद रखना चाहिए। तो ये है हमारे बाजारों का हाल जो हमने आपको दिखाया कि वहां पर कैसे लोग बहाने बनाते हैं। किसी की जेब में है, किसी ने गर्दन पे पहना हुआ है, किसी ने आंखों पे लगाया हुआ है, सिर्फ एक नाक और मुंह है जिसपे लोग मास्क नहीं पहनते, और पता नहीं क्यों लोग इसको अवॉइड करते हैं। हमें तो कोरोना नजर ही नहीं आता। और ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, घरों में छोड़ के आ जाते हैं। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और महक से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। महक, आप कभी स्विट्जरलैंड गई? वैसे आप घूमती फिरती नहीं है। मैं बिल्कुल घूमती फिरती नहीं। पाकिस्तान में भी स्विट्जरलैंड है, आपने उसका विजिट किया है? उसका तो एटलीस्ट विजिट कर ले, पाकिस्तान तो पूरा देख ले। मैंने वहां पे भी नहीं गई, मैं शादी के बाद चली जाऊंगी। हम बात करें मशरक के स्विट्जरलैंड यानी स्वाद की, जिसकी फलक बोस्त वादी मालम जब्बा, जहां बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी छा गई है। ऐसे में सयाहों का मेला लग गया है, रश लग गया है। सर्द मौसम में सयाह कैसे इतनी तफरी को यादगार बना रहे हैं, अपनी तफरी को इतने सर्द मौसम में कैसे चार चांद लग रहे हैं। इतने खूबसूरत मनाजर है, वहां पर जाना तो एक दफा बनता है। लेकिन इस वादी की, इस हसीन वादी की हमें सैर करा रहे हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। उनकी रिपोर्ट पे देखते हैं। फलक बोस पहाड़, हरे भरे हसीन जंगलात, ये है जन्नत नजीर वादी मालम जब्बा। सतह समुंदर से इस वादी की बुलंदी 9200 फीट है। यूं तो ये वादी हर मौसम में सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है, लेकिन सर्दियों में जब आसमान से रुई की मानिंद सफेद गाले गिरते हैं तो इस वादी के हुस्न को चार चांद ही लग जाते हैं। मुल्क भर से आने वाले सयाह जहां चेयर लिफ्ट का सफर करते हैं, वही जिप लाइन करना भी नहीं भूलते। स्नो ट्यूबिंग भी सयाहों का पसंद मशगला होता है। बर्फ के गोले एक दूसरे पर बरसा कर सयाह खूब मौज मस्तियाँ भी करते हैं। बहुत मज़ा आया यहाँ पे मालम जब्बा पे। मालम जब्बा हम जो है स्केटिंग किए, हमने जो है चेयर लिफ्ट पे घूमे, बहुत अच्छा मज़ा है।
और जंगल भी बहुत अच्छा है, बर्फबारी जो है यहाँ पे हुई है। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जैसे कराची की वेदर और यहाँ की वेदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो हम सबको यही बोलेंगे यहाँ पे आएँ और स्टे करें, बहुत एंजॉय करें। बच्चे भी कहाँ रुकते, बर्फपोश वादी में पहुंचकर खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। चेयर लिफ्ट में पहले बैठे, फिर वहाँ से उतरे, बहुत मज़ा आया। हम लोग पेशावर से आए, हम लोग इधर मलंग चप्पा आए, बहुत ज़्यादा मज़ा था। इधर हमने एंजॉय किया, लिफ्ट में हम लोग गए थे, उधर से फिर उतरे, फिर आए, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, मज़ा बहुत। मैंने इधर आके बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बर्फ़बारी को और इस माहौल को, और इधर प्यारे प्यारे दिलकश नज़ारों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बैरून मुल्क से आने वाले सयाह भी वापस जाने को तैयार नहीं। I'm loving Pakistan so much so far. It's my second time in Pakistan. Last year I was here for 2 months, and hopefully, inshallah, I'm going to extend my visa and stay for 6 more months to travel in the south of Pakistan. वादी में दर्जे हरारत नुक्ते इंजमात से गिरने के बावजूद सयाहों का मेला सजा रहता है, जो यादगार लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज करना भी नहीं भूलते। बर्फपोश वादी मालम जब्बा, नज़ारे दिलफरेब और मौसम हो सुहाना तो सयाह भी खींचे चले आते हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ से छापुद्दीन, समा स्वाद। तो ये आपने देखा कि मालम जब्बा में लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं और गैर मुल्की सयाह जो हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे, एंजॉय कर रहे हैं। हुस्न भी हमने दिखाया, लेकिन एक और कदम उठाया गया है इस्लामाबाद के हुस्न को बेहतर बनाने के लिए, माहौल को बेहतर बनाने के लिए, और वो ये है कि इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने ऐसा इनकलाबी कदम उठाया है कि जिसमें कामयाबी से मारगला की पहाड़ियों पर हरियाली बढ़ जाएगी, ग्रीन हो जाएगा सारा हो जाएगा। माशाल्लाह इस्लामाबाद तो वैसे बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मजीद जो कदम उठा रहे हैं तो मजीद इस्लामाबाद के हुस्न को चार चांद लगेंगे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मारगला की पहाड़ियों पर 60 लाख बीज बिखेरे जाएंगे। इस बेहतरीन कदम से मुताल्लिक हमने सोचा कि मजीद बात करते हैं, मजीद जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से मुमकिन हो पाएगा। हमें ज्वाइन किया है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब ने। हमजा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बेहद शुक्रिया। क्या इस मुहिम को बिलियन ट्री मंसूबे का हिस्सा हम समझ सकते हैं या ज़िला इंतज़ामिया की ये अलहदा से मुहिम है? बेसिकली जो मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है, उन्होंने तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को, तमाम महकमों को कहा है कि वो अपना अपना रोल अदा करें इस पाकिस्तान की जो ये सारी मूवमेंट है इसके अंदर। तो इसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, CD अपना रोल प्ले कर रही है, MCI और एनवायरनमेंट विंग्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो हमारी रिसेंटली जो हमने ये सीड बॉल और सीड पैलेट्स बना के लोगों में तकसीम की और मारगला के पहाड़ों में भेजें, तो बेसिकली ऑब्वियसली हम सब का पर्पस तो एक ही है कि पाकिस्तान के अंदर ग्रीन कवर को बढ़ाया जाए। और ऑल्दो इसके अंदर कोई गवर्नमेंट मनी इन्वॉल्व नहीं है, एक्सचेकर से 1 रुपया भी नहीं लिया गया, इवन गवर्नमेंट का कोई पेट्रोल भी इसमें ज़ाया नहीं किया गया। तमाम काम प्योरली वॉलंटरी एक्टिविटी के तौर पे किया गया और उसका मकसद सिर्फ यही है कि हम इस्लामाबाद के ग्रीन कवर बढ़ाएं और लोगों को अवेयर करें इस प्रॉब्लम से कि हमारे फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हमजा ये भी बताएगा कि हम तो पूरे पाकिस्तान को हसीन देखना चाहते हैं, तो क्या ये बीज जो है ये फेंकने का सिलसिला सिर्फ मरगला तक महदूद रहेगा? बेसिकली सबसे बड़ा काम तो हमने ये किया है कि इस्लामाबाद के अंदर जितना भी फॉरेस्ट लैंड था उसकी हमने डिमार्केशन कर दी है। वहाँ पे हमने बाउंड्री पिलर्स लगा दिए हैं जिनको हम बुर्जियाँ कहते हैं, वो हमने लगा दी हैं। और काफ़ी ज़्यादा एरिया है, मेरे ख्याल में 90% एरिया जो इंक्रोच था वो हमने सारे का सारा अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर करा दिया जो इंक्रोच्ड एरिया था। अभी भी कुछ एरियाज़ हैं रिवर के इर्द गिर्द हैं जहाँ पे कुछ इंक्रोचमेंट्स हैं, वहाँ पे कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गए हुए हैं, उन पर भी हम लगे हुए हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनको भी वहाँ से करें। तो सबसे बड़ा काम तो हमने यही किया है कि हमने फॉरेस्ट लैंड को रिकवर कराया है। दूसरा, इस्लामाबाद की पोल्यूशन को बेहतर करने के लिए आपको पता है इस्लामाबाद पहला सिटी है इस्लामाबाद पाकिस्तान का जिसमें प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया गया है, काले धुएं वाली गाड़ियों को बंद कर दिया गया है, एयर ब्लास्टिंग बंद कर दी गई हुई है, फायरवर्क्स बंद कर दिए गए हैं। जो फैक्ट्रीज थी जो पोल्यूशन भेज रही थी उन सब के सबको हमने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ रेफर किया हुआ है, जो वहाँ से अप्रूव होके आएंगी वही चलेंगी। काला धुआं देने वाले जो ईंटों के भट्टे हैं वो इस्लामाबाद में बैन कर चुके हुए हैं। तो हमारी काफ़ी ज़्यादा इसमें हमारी प्रोग्रेस चलती रहती है, उस पर हम काम करते रहते हैं। कभी उसमें सुस्ती भी हो जाती है हमारे से, कभी उसमें लोग भी थोड़ी ज़्यादती कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ठीक, तो हमजा साहब माहौल के तहफ़्फ़ुज़, जंगलात के बचाव और नए दरख्त उगाने से मुताल्लिक मज़ीद क्या क्या इक़दामात अब किए जाएंगे?
बेसिकली हमारे इस्लामाबाद के अंदर जो हमारी ट्री प्लांटेशन की कैंपेन है वो तो हर सीज़न में चलती है। अभी तो वो आपको पता है सर्दियाँ और वो सीज़न नहीं है, जैसे ही सीज़न आता है स्प्रिंग वगैरह का तो उसमें हम बाकायदा प्रॉपर ट्री प्लांटेशन करते हैं। लेकिन जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनके अंदर हमने ये अब बहुत बड़ी मूवमेंट की है और एक 1.5 मिलियन के करीब सीड बॉल्स और हर सीड बॉल के अंदर 4 पाइन ट्री के सीड से जो हमने डाले हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें कम से कम 3 मिलियन के करीब दरख्त जो हैं वो ज़रूर सर्वाइव कर देंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता इसके हैबिटेट को भी इम्प्रूव करेंगे। तो सीड बॉल की हद तक तो हम यहाँ पर ही करेंगे, लेकिन बाकी जो हमारी प्लांटेशन की एक्टिविटी है, सैपलिंग की एक्टिविटी है, वो पूरे इस्लामाबाद में जैसे सीजन आएगा उसमें स्टार्ट हो जाएगी। हमजा साहब बेहद शुक्रिया। और माहौल को बेहतर बनाने के लिए, सरसब्ज बनाने के लिए बेहतरीन इकदाम है जो कि आई थिंक पूरे मुल्क में इस तरह के इकदाम उठाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उन मसलों की बात कर लेते हैं जिनका जिक्र तो बहुत होता है लेकिन उन पर काम बहुत कम होता है, लेकिन अब काम हो रहा है। हिरासमेंट के शिकार खवातीन को अब थानों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी, अब उन्हें उनके घर की दहलीज पर सहूलियात फराहम की जाएंगी। रावलपिंडी पुलिस ने खवातीन को हिरास की, घरेलू तशद्दुद और ज्यादती से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए खुसूसी यूनिट कायम कर दिया है। खवातीन जिनसी ज्यादती, घरेलू तशद्दुद या काम की जगह पर हिरासगी की शिकायत रावलपिंडी पुलिस के यूनिवर्सल एक्सेस नंबर पर कर सकती हैं। बड़ा अच्छा इकदाम है क्योंकि शाहजेब हम देखते हैं होता यह है कि जब खवातीन इस तरह की चीजों का शिकार होती हैं तो वो बचती इसी चीज से हैं कि थाने नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल, उनकी आइडेंटिटी सामने आ जाती है और फिर उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं, पुलिस स्टेशन वो नहीं जा पाती। तो ये हेल्पलाइन उनको इसमें मदद करेगी कि वो इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी दहलीज पर उनकी मदद की जाएगी, यानी कि पुलिस वहां पर पहुंचेगी। और ये कैसे ऑपरेशनल होगी, कैसे फंक्शन करती है, इस पर भी हम मजीद बात कर लेते हैं। बिल्कुल, सीपीओ रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनुस हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अब से कुछ देर बाद हमें एएसपी कैंट आमना बेग साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। एहसन साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, गुफ्तगू का आगाज आपसे मैं करती हूँ। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनन ये जो हेल्पलाइन है इसकी जरूरत शदीद थी क्योंकि कुछ खवातीन सिर्फ इसलिए खामोश हो जाती थी कि हमें थाने जाना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, आइडेंटिटी हमारी सामने आ जाएगी। अब ये हेल्पलाइन बन गई है, इस पे काम का आगाज कब से शुरू होगा, खवातीन इसको इस्तेमाल में किस तरह से ला सकते हैं, प्लीज थोड़ी सी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रावलपिंडी पुलिस समा की बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस मामले को ना सिर्फ हाईलाइट, आप हमेशा खवातीन के मसाइल को भी हाईलाइट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सॉल्यूशंस हैं आपने उसके लिए भी हमें ये मौका प्रोवाइड किया कि हम अपने सिटीजन्स को आपके ज़रिए ये पैगाम पहुंचा सकें। जो सर्विसेज हमने उनके लिए सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए शुरू की है वो आपके सामने ला सकें। मैडम, ये सर्विस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह 8 दिसंबर से। रावलपिंडी पुलिस का यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है 111 CPORWP यानी 111276797। हमारी ये हेल्पलाइन या ये हमारा यूनिवर्सल एक्सेस नंबर कुछ अरसे से ऑलरेडी एक्टिवेटेड था। हमने इस यूनिवर्सल एक्सेस नंबर में हैरेसमेंट रिपोर्टिंग का एक अलहदा मैकेनिज्म डेवलप कर दिया है। जब भी आप इस नंबर पर कॉल करेंगी तो ऑपरेटर आपसे पहले ही ऑप्शंस ले लेगा। अगर आपने कोई हैरेसमेंट रिपोर्ट करनी है तो यूं ही आप हैरेसमेंट का नंबर सेलेक्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट एक खातून ऑफिसर के साथ आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा जो आपकी सारी बात खुद सुनेगी तसल्ली से और उसके ऊपर एक प्रोफेशनल राय भी आपको देगी। आप पुलिस स्टेशन आना चाहें, और ये जो हैरेसमेंट यूनिट है इसका बैकअप हमारे वुमेन पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स मेंटेन कर रही हैं, वुमेन पुलिस स्टेशन के अंदर है। अगर वहां पे आना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी आना चाहें, अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं बताना चाहें, तब भी आप हमें कंप्लेंट करेंगे और हम उस पर इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। इसके साथ ही साथ में हमारा मकसद इसका ये था कि समटाइम्स ऑब्वियसली ये एक एमरजेंसी हेल्पलाइन नहीं है। मैं हमेशा शहरियों से रिक्वेस्ट करता हूँ फॉर एनी एमरजेंसी हेल्पलाइन यू नीड टू, आपको हमेशा 15 पे कॉल करना है। लेकिन ये बाज़ ऐसा है कि आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, बच्चियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, उनको रास्ते में हैरेसमेंट है, या किसी बाजार में गई हैं, कहीं उनको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है, किसी वर्क अपना ऑफिस में उनको हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है। तो इन तमाम के लिए हमारी ये सर्विस मौजूद है। साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये इमरजेंसी के लिए नहीं है, छुपाने जी, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पूछ कर रहे हैं कि कोई बच्ची है जो बाजार में है, उसको हरास किया जा रहा है, तो वो तो इमरजेंसी की सूरत है, अब फिर तो फौरी तौर पर रिस्पांस देना पड़ेगा। उसके लिए हम जाहिर बात है ये बेसिकली सर्विस इस तरह है कि अगर आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपाना है, आपने 15 पे कॉल कर दी है, हम आपको 15 से भी इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन
खुदा ना खास्ता कहीं पे ऐसी सूरत हाल है आपका सामना करना पड़ा है जहां पे जिंदगी मौत की कशमकश है या एक सीवियर इमरजेंसी है, तो 15 पे कॉल हमेशा एक प्रेफरेंस होगी, क्योंकि 15 पे सारा सिस्टम और सारी जो आपकी पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं वो इमीडिएटली स्पॉट पर कवर कर जाते हैं। ये हमारी हैरेसमेंट यूनिट है। जब आपने एक हैरेसमेंट रिपोर्ट की है, कोई इंसिडेंट अगर हो चुका है या आपकी समटाइम होता है कि खवातीन के साथ हैरेसमेंट होती है, शुरू में वो उसको इग्नोर कर देती है, लेकिन लेटर दे डिसाइड कि नहीं हमें इसको रिपोर्ट करना है। हमारा मकसद ये है कि किसी भी शहरी के दिल में अगर ये पॉइंट आ जाए कि मुझे अपनी कोई हैरेसमेंट रिपोर्ट करनी है विदाउट शोइंग माई आइडेंटिटी, विदाउट प्रूविंग माई सेल्फ आउट, हमारे लिए उसके पास एक मौसर सर्विस होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमारी ये भी सर्विस मौजूद है कि हमारी खवातीन ऑफिसर्स मौके पे रिस्पॉन्ड कर देंगी। आपको ये भी नहीं खुदा ना खास्ता अगर आप किसी घर में बैठी हैं या वर्क प्लेस में हैं, आपको वहां को ऐसी हैरेसमेंट का सामना है, तो मेरी खवातीन ऑफिसर अराउंड पिंडी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देंगी। और हमारा ये मैकेनिज्म भी मौजूद है जो अक्रॉस पिंडी है, हमारी जो दूसरी तहसीलें हैं जिस तरह गुजर खान है, टेक्सला है, मरी है, यहाँ पर भी हमारी वुमेन ऑफिसर। जी, हम यही पूछना चाह रहे थे कि रावलपिंडी के साथ साथ और कौन कौन से इलाके हैं जिसको आप लोग कवर कर रहे होंगे? रावलपिंडी तो मेनली आप लोग कवर कर रहे हैं, और इर्द गिर्द के इलाके सारे होंगे? जी सर, ये देखिए सर, हमारी बेसिकली ये रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है विच स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजर खान टिल कोटली सतिया। हमारी देयर आर 7 तहसील्स इन दिस डिस्ट्रिक्ट, हम सारा इसको कवर करते हैं। ठीक, आमना साहिबा आपकी जानिब आना चाहूंगी। 8 दिसंबर से ये सर्विस जो है ऑपरेशनल हो चुकी है, तो अब तक कितनी शिकायत मौसूल हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी तक हमारे पास 5 शिकायत आ चुकी हैं। उसमें से जो हमारी एक शिकायत थी वो हमने सोशल मीडिया के थ्रू थी, और बाकी 4 जो हैं वो हमारी फ़ोन कॉल जो हेल्पलाइन है उसके थ्रू हमारे पास आई हैं। जो हमारी सोशल मीडिया वाली कंप्लेंट थी उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि उसके ऊपर हमने क्या एक्शन लिया, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि इस पर हमारी वर्किंग कैसे है। कैंट के इलाके में एक वीडियो जो थी वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसमें एक शख्स जो था वो खवातीन को सदर बाजार में हरासा कर रहा था। तो वो वीडियो हमने जब सोशल मीडिया पे उसको हमने देखा तो हम इन टच हुए उस अकाउंट के साथ जिस अकाउंट में वो वीडियो वायरल हो रही थी, और उस अकाउंट से हमने नंबर लिया उस खातून का जिसके साथ वो हरासमेंट हो रही थी। फिर मैंने खुद उस खातून से रब्ता किया और उन खातून से पूछा कि क्या वो हमारे पास आना चाहती हैं या वो चाहती हैं कि हमारी टीम उनके पास आ जाए। तो उन खातून ने हमें ये बताया कि मेरे पास गाड़ी का नंबर है और मैं क्योंकि मैरिड हूं, मैं खुद नहीं आना चाहती और ना मेरे बच्चे भी हैं, तो बेहतर होगा कि आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो फिर हमने पुलिस के इस्तगासे पे, यानी कि पुलिस ने उस बंदे को जो है एप्रीहेंड किया और फिर उसके ऊपर हमने पर्चा दिया। तो सारी कार्रवाई जो थी वो पुलिस की थी। हमने विक्टिम को बिल्कुल भी ना आइडेंटिफाई किया ना उसको सामने आने दिया। ठीक है, अगर वो अपनी आइडेंटिटी नहीं लाना चाह रहे हैं सामने, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस्तगासा जो है वो पुलिस बन जाएगी और उस खातून का नाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि अक्सर ही हम देखते हैं कि धमकाया जा रहा होता है और उनके लिए बड़ा मुश्किल बन जाता है, वो डरे हुए होते हैं। अच्छा, मैं आपसे आमना साहब एक और भी सवाल करना चाहता हूं कि इस यूनिट में तकरीबन कितनी खवातीन एहलकार हैं जो काम कर रही हैं, और आप लोग किस तरीके से मसले हल करते हैं? क्या तरीका कार होता है इस पूरी कार्रवाई का? जी, इस जैसे कि सर ने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि हम अपना जो सोशल मीडिया है और अपना जो UAN नंबर है 111276797 उसको यूटिलाइज कर रहे हैं हरासमेंट रिपोर्टिंग लेने के लिए। उसमें जी हमारा जो पूरा वुमेन पुलिस स्टेशन है इस वक्त पिंडी का, वो पूरा इस हरासमेंट यूनिट के साथ इन्वॉल्व है। हमारी SHO वुमेन जो है इसको सुपरवाइज कर रही हैं। हमारी शिफ्ट्स होती हैं जिसमें एक अपर सबऑर्डिनेट ASI या सब इंस्पेक्टर लेवल की ऑफिसर और उसके साथ 2 कांस्टेबल कॉन्जेक्टिवली हर वक्त एक टाइम मौजूद होती हैं, और जहां से हमें हरासमेंट रिपोर्ट होती है वहां पे हमारी ये खवातीन की टीम जो है वो पुलिस की गाड़ी में जाके उनके पास उनसे एप्लीकेशन ले लेती हैं या जो भी उनका मामला होता है उसको देख लेती हैं। और उनके पास वी हैव गिवन देम बिल्कुल हमने इस हरासमेंट यूनिट और वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ एक ब्रांड न्यू व्हीकल अटैच की है ताकि जो उनकी मूवमेंट है वो स्विफ्ट और फौरी हो। जी ठीक है, वो फौरी हो सके। एहसन साहब, आमना साहिबा, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। खवातीन जो हिरासती का सामना कर रही हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, एक हेल्पलाइन बना दी गई है ताकि उनको मदद फराहम की जा सके। यहाँ हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आएंगे।
वेलकम बैक। और अब एक ऐसे नौजवान की बात करेंगे जिसे कोई हुकूमती सपोर्ट नहीं थी, ना ही किसी ने साथ दिया, लेकिन 22 साल नौजवान ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि हर कोई हैरान हो गया। क्या किया? बिल्कुल, इन्होंने एक टैंक बनाया है, या मनाजिर भी दिखा रहे हैं। अच्छा, ये टैंक का साइज तो बहुत छोटा है। अब पता नहीं इसकी जो इसके ऊपर जो मिजाइज लगी है ये मिजाइज लग रहे हैं वैसे मुझे, लेकिन खैर ये टैंक इन्होंने बड़ा खूबसूरत तैयार किया है। और ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे चलता है, क्या करता है, इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, इस पर एक रिपोर्ट भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। अभी जो आपको मनाज़िर दिखा रहे हैं, ये वो 22 साल नौजवान है जिसने बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी साथ के, बगैर किसी हुकूमती इमदाद के ये एक टैंक तैयार किया है। और ये अगर मैं वीडियो देखूं तो वो मोबाइल से ऑपरेट कर रहा है, इसे पता नहीं अभी मेरे ख्याल में वो कोई एप्लीकेशन है, इसके साथ उसने उसको कनेक्ट किया हुआ है। मेरे ख्याल में रिपोर्ट देख लेते हैं अब्दुल अहद की, जिसमें तफसीलन उन्होंने बताया हुआ है कि ये टैंक करता क्या है। 4 फीट लंबा, 1.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा ये है टैंक अली अकबर, जिसे किसी साइंसदान या माहिरीन की मदद से नहीं बल्कि फैसलाबाद के 22 साल तालिब इल्म सुलेमान आजम ने अपनी जहानत और काबिलियत के बलबूते पर 2 साल की मेहनत से खुद तैयार किया। ये एक स्मार्टफोन कंट्रोल आर्मी टैंक है और टोटली स्टील का बना हुआ है। ठीक है, इसमें मिसाइल सिस्टम भी हैं, इसमें बड़े मिसाइल भी हैं, छोटे मिसाइल भी हैं। 60 किलो वजनी इस मोबाइल कंट्रोल टैंक को स्टील, प्लास्टिक और कुछ बेकार अशिया से तैयार किया गया, जिस पर 1 लाख से ज्यादा का खर्च आया। इसको एट अ टाइम 2 ऑपरेटर ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें लेजर सिस्टम है, फोकस लाइट सिस्टम है, इसमें वॉइस इंस्ट्रक्टर है। आप अपनी इंस्ट्रक्शन किसी ऐसी गैर मामूलात जगह पर भी भेज सकते हैं। 50 मीटर से ज्यादा दूरी पर भी मोबाइल के जरिए इस टैंक को बाआसानी कंट्रोल किया जा सकता है। सुलेमान आजम को इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में अहले खाना का भी सहारा रहा। मैं हमारी इसको फुल सपोर्ट थी जो इसने कहा, और बाकी ये अपना जॉब करता था और जॉब के उसकी जो टोटल सैलरी होती थी ये सारा इस प्रोजेक्ट पे ही यूज करता था। पाकिस्तान आर्मी इस बच्चे को अपने साथ रखे और इसके लिए ये पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतर से बेहतर प्लेयर बना सके। अली अकबर नामी ये टैंक शॉर्ट और लॉन्ग रेंज फायर की सलाहियत रखता है, जबकि ये टैंक लेजर टेक्नोलॉजी का भी हामिल है। टेक्नोलॉजी के मैदान में भी पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं। अब जहां सुलेमान आजम जैसे नौजवान हो, उस मुल्क से दुश्मन लड़ने का भला कैसे सोच सकता है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। जी, आपने अब्दुल अहद की रिपोर्ट देखी, रिमोट कंट्रोल भी है, बहुत सारे फंक्शंस भी हैं। तो जो सुलेमान आजम है वो हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सुलेमान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सुलेमान, ये प्रोजेक्ट बनाने का आपको ख्याल कैसे आया, और क्या ये कोई यूनिवर्सिटी असाइनमेंट थी या कोई आपका शौक है कि आप टैंक्स बनाएं? नहीं, बिल्कुल भी गलत है कि ये कोई यूनिवर्सिटी असाइनमेंट कोई भी नहीं था। ये ना ही कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने शौक से बनाया। मेरी ख्वाहिश थी, तो मेरा पैशन था कि पाकिस्तान आर्मी के लिए कुछ करूं, पाकिस्तान आर्मी के लिए कुछ बड़ा बनाऊं। तो ये पाकिस्तान के लिए मैंने अपनी तरफ से अचीवमेंट की है, तो अल्लाह ताला ने इसमें कामयाबी अता की है। तो अब डिपेंड करता है पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों पर, अब वो मुझे किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। मैंने अपने शौक से बनाया, पाकिस्तान के लिए बनाया, एक सच्चा पाकिस्तानी होने के नाते मैंने इसको बनाया। क्योंकि अगर हम इंजीनियर्स हैं, हम डिग्री इंजीनियर की कर रहे हैं, तो हम इस पर क्यों अमल नहीं करते, हम क्यों इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं बनाते। तो मेरी ख्वाहिश थी मैं बनाऊं, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बनाया। 2 साल में मैंने इसको कंप्लीट किया। तो अब मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इस प्रोजेक्ट की बेस पर मुझे वो मुकाम मिलेगा जहां तक मुझे जाना चाहिए, और वहां पर जाकर मैं कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट और बनाऊं पाकिस्तान आर्मी। बिल्कुल, ये पाक फौज से मोहब्बत का इजहार भी है। तो आपको क्या फौजी बनने का कोई शौक है, ख्वाहिश है कि पाक फौज के इंजीनियर्स के साथ आप काम करें आगे बढ़ के? नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर फौज में ही इंसान जाकर अपना काम पाकिस्तान के लिए कुछ करे। हम नॉर्मल इंसान भी एक पाकिस्तान का फौजी है जो पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकता है। जो जिस बंदे में जो टैलेंट है वो अपने हिसाब से उस तरह का अपने पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में तो ये मेरी काबिलियत थी कि मैं इस तरह का प्रोजेक्ट बना सकता था। तो मैंने अपनी तरफ से पाकिस्तान के लिए जहाँ तक कर सकता था मैंने किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए इस कामयाबी में कुछ हिस्सा डाल सका और पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा कर सका। तो मैं हम मनाजिर तो हमने देखे हैं इस टैंक के कितने खूबसूरत हैं। तो सुलेमान, ये भी बताएं कि इस टैंक के बारे में आप ये बताइएगा कि इसका वजन कितना है और कितना आपके पैसे लग गए इसको बनाने में, कितना वक्त लगा?
एक्चुअली सर इसका जो वज़न है वो 60 kg है और इसको बनाने में मुझे तकरीबन 2 साल लगे हैं और इसके बजट के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे। मैं भी खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाना और इस तरह के प्रोजेक्ट पर अकेले वर्क करना। तो फिर भी ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इसमें कामयाबी ता की मुझे, और ये मेरी भी अचीवमेंट है। अब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से है कि पाकिस्तान आर्मी मुझे सपोर्ट करे और नेक्स्ट मैं पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा कर सकूँ और इस तरह से अच्छे प्रोजेक्ट बनाकर पाकिस्तान आर्मी के नाम कर सकूँ। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि आगे आप बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देंगे। इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट पर भी आप काम कर रहे हैं अभी? ख्वाहिश तो मेरी है कि पाकिस्तान आर्मी के लिए कुछ और भी करूं, मगर डिपेंड करता है इस प्रोजेक्ट के रिस्पांस पर। अगर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी मुझे रिस्पांस अच्छा देंगे तो ऑटोमेटिक फिर मैं दूसरे प्रोजेक्ट पर जाऊंगा। जो मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान के लिए कुछ बड़ा करने के लिए, बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। जहाँ तक ये भी बड़ा प्रोजेक्ट था मेरे लिए, बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, मगर मैंने इसको कंप्लीट किया। ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरी साथ दिया इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। सलेमान, आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए गुड लक और बेहद शुक्रिया। आप हमसे बात कर रहे थे ये वतन से मोहब्बत, जो कि सलेमान का इजहार करने का एक तरीका था। मोहब्बत के इजहार के और भी बहुत से तरीके होते हैं कि आप किसी की मदद कर दें उस तरीके से, उस अंदाज से जो किसी और ने ना की हो। स्कर्दू से खबर है जहां ज़रूरतमंदों की मदद के लिए दीवार मेहरबानी कायम की गई है। ज़िले इंतजामिया के ताउन से इसका बाकायदा तौर पर आगाज भी हो गया है। दीवार पर अलमारियां बना दी गई हैं और उन अलमारियों में ज़रूरतमंदों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें रखी गई हैं, जैसा कि सब्जियां रखी गई हैं, फल रखे गए हैं, दूध रखा गया है, गर्म मलबूसात भी रखे गए हैं और साथ ही साथ मेवाजात भी, क्योंकि हमें पता है कि स्कर्दू में बहुत ठंड होती है और शाहजेब हम दिखा भी सकते हैं अपने नाज़रीन को अपनी बिल्कुल। और हमने ऑर्गेनाइज हैं, बिल्कुल बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं और मुख्तलिफ शहरों में हमने देखा है कि लाहौर में भी हमने देखा है, इस्लामाबाद में भी बनाई गई थी। मेहरबानी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था और फिर मुख्तलिफ शहरों में हम देखेगा कि ये ऐसी ये बड़ी अच्छी इन्होंने बनाई हुई है। इसमें सेक्शंस बने हुए बाकायदा, हम देख सकते हैं कि कपड़ों का अलग सेक्शन है, फिर खाने का उन्होंने अलग उसमें सिलसिला रखा हुआ है। तो बड़ी अच्छी इन्होंने पूरी एक पूरा सेटअप बनाया है, इसको बड़ा अच्छा डिजाइन किया है उन अफराद के लिए जो जरूरतमंद हैं, जिनको कपड़ों की जरूरत हो, खाने की जरूरत हो, सब्जियों तो की वो हो, यहाँ से बिल्कुल दूध की हो, आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से ले जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है वो किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, वो सुकून से यहाँ पर आए और इससे मुस्तफीद हो सकें। तो इसी पर हम मजीद बात भी कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू कैप्टन रिटायर्ड शहरियार शराजी। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैसा रिस्पांस आ रहा है, क्या लोग यहाँ से सामान लेकर जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच सर फॉर इनविटेशन। मैं सर बताता चलूँ यहाँ पर कि ये जो इनिशिएटिव है हमारा, ये जीबी गवर्नमेंट का है और स्पेसिफिकली हमारे होम सेक्रेटरी साहब हैं अली रंधावा साहब, उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। यहाँ पर जहाँ तक रिस्पांस की बात है तो डेफिनेटली जो गिलगित बल्तिस्तान है इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आपको कोई भिखारी या मांगने वाला या बैगिंग कल्चर है ही नहीं। मतलब आप बिल्कुल पूरे के पूरे जीबी में अगर घूम के देखें तो आपको कहीं भी किसी स्टॉप पे, किसी चौक में, किसी शाहराह पे कोई भी मांगने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों में ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाली जो एक सॉर्ट ऑफ आप कह ले एक चीज है वो नहीं पाई जाती। तो इसलिए ये जो वॉल ऑफ काइंडनेस है ये बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि यहाँ पर जो जब मांगने वाला कोई नहीं है उसके साथ गुर्बत बहुत ज्यादा है। तो हमने ये सोचा कि ये वॉल ऑफ काइंडनेस होनी चाहिए और ये पूरे के पूरे जीबी में थ्रू आउट 10 डिस्ट्रिक्ट्स में होनी चाहिए, जिससे जो लेने वाला है उसका भी जो इज्जत नफ्स वो मजरू ना हो और जो देने वाला है उसे भी ना पता चले कि वो किसको दे रहा है। तो बिल्कुल जी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं। शहरियार साहब, यही मैं आपसे चीज पूछना चाह रही थी कि ये तो वो लोग हैं जिनकी आप मदद कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो मदद करने वाले अफराद से मुतालिक मैं जानना चाह रही थी कि उन लोगों की दिलचस्पी कैसी है और कितनी तादाद में लोग इमदाद कर देते हैं। जी मैम, एग्जैक्टली मैम, हमने ये एक्चुअली हमने कॉन्सेप्ट इस तरह का दिया है कि हमने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि ये प्लेटफॉर्म है, ओपन है, आप आएं, आपने जो प्लेस करना है, जो रखना है वो आप उसमें रखें। हम इन कैश एज सच कहीं से नहीं ले रहे और ना हमने अलाउ किया हुआ है कि कोई इन कैश हम इसको चलाएं, लेकिन ये है कि ये एक सोसाइटी है और अगेन आई वुड अगेन एम्फसाइज ऑन दैट कि गिलगित बल्तिस्तान में जो सोसाइटी है इसका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रेंथन है। तो इस वजह से जो लोग भी साहिब इस्तेताअत है वो ऑलरेडी एनजीओज में या डोनर्स में या सॉर्ट ऑफ सोशल मोबिलाइजर खुद ही होकर तो वो इसको फिल भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी काफी बेंचेस है जहां पर फॉर एग्जांपल ये तो हमने म्यूनिसिपल एरिया में कर दिया, एक और भी म्यूनिसिपल एरिया में हम कर रहे हैं।
लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ इस तरह के वेंचर्स कर रहे हैं जिसमें हम जो हमारी कम्युनिटी है उसको साथ लेकर जो दूर दराज के इलाके बिल्कुल बिल्कुल शहरियार साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था कि शहर के जो दीगर मकामात हैं वो भी आपकी कोई प्लानिंग है अभी कि कौन कौन से मकामात हैं, कोई डिसाइड हो सका है जहां पर आप ये दीवार मेहरबानी बनाने जा रहे हैं? एग्जैक्टली मैं सर बताऊं तो अगर आज की टेम्परेचर मैं बताऊं तो जो मैक्सिमम गया है वो -13 था। तो इसमें जो दूर दराज के हमारे इलाके हैं वहां पर हम खुद जा रहे हैं अलॉन्ग विद ये जो आपने आइटम्स देखे हैं जिसमें ईटेबल्स हैं, उसके अलावा क्लोथिंग्स है, ब्लैंकेट्स हैं, ये हम अपनी तरफ से भी और जो दूसरे लोग हैं उनकी तरफ से भी, ये एक रूटीन एक्टिविटी है जो गिलगित बल्तिस्तान में हर साल चलाई जाती है। लेकिन इस दफा हमने कोशिश ये की है कि इसको ऑर्गेनाइज करके एक प्लेटफॉर्म की शक्ल दे दें। ठीक है। और शहरियार साहब, आप जिस तरह की कह रहे हैं कि हमारी कोशिश ये है, कोशिश तो तब कामयाब होती है ना जब हम ये चीज सोचे कि अच्छा इस तसलसल को कायम रखना है। हमने देखा कि कराची से ये सिलसिला जब शुरू हुआ था तो यहाँ पर पहले तो बड़ा जोशो खरोश था, लेकिन उसके बाद दीवार मेहरबानी भी मुंतज़िर रही कि अच्छा लोग आएँ या वहाँ पर लोगों की मदद के लिए चीज़ें रखी जाएं। तो इस तसलसल को कायम रखने के लिए अगर कुछ प्लान आपके जहन में हो या कुछ आपने प्लान बनाया हो कि अच्छा इस तसलसल को हमने टूटने नहीं देना। एग्जैक्टली मैम, एक्चुअली होता ये है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जिस तरह मैंने पहले बताया, ये जीबी गवर्नमेंट का पॉलिटिकल गवर्नमेंट को देखा जाए या दूसरा है तो उस सब ने मिलकर ये कॉन्सेप्ट बनाया और ये थ्रू जो है जीबी के 10 इजला में चल रहा है। और आप देखेंगे कि विद इन वीक 10 के 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर इसी स्टैंडर्ड की दीवारें मेहरबानी बनाई जाएगी। हमने इसको ऑन किया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसने ऑन किया है। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑन किया है तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम जो आप बता रही हैं कि इसको हम तनहा ना छोड़ें, इसको हम लुक आफ्टर करें और इसको हम देखते रहें कि अगर कहीं ना कहीं दोबारा हमारी ज़रूरत पड़ती है कि हमने अपने रिसोर्सेज से और बजट से जो पहले हमने ऑलरेडी किए है कि हमने इसको रिफिल करना है और करते रहेंगे तो वो भी हम देखते रहेंगे। ये कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अगर उसकी ऑनेस्ट ना हो, सस्टेनेबिलिटी ना हो तो वो डेफिनेटली वो आगे नहीं चल पाता। तो इसमें हमने ट्राई यही की है और कोशिश यही की है कि इसको डिप्यूट करें लोग जो इसको लुक आफ्टर भी करें और इसको सस्टेनेबल भी करें। बिल्कुल सस्टेनेबल बनाना इसको बहुत ज़रूरी है। हम ये देखते हैं कि दीवारें मेहरबानी से दीवार रह जाती है और मेहरबानी ख़त्म हो जाती है और उसको कंटिन्यू नहीं किया जाता। शहरियार शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर डिस्कशन कर रहे थे, हमें बता रहे थे जो दीवारें मेहरबानी बनाई गई मकामात पर भी बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। और अभी हम शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और मजीद टॉपिक्स हमारे पास इस पर हम डिस्कस करेंगे। गूंज है ना वो बढ़ती जा रही है, कहीं वैक्सीन बन रही है और ये नहीं मालूम कि ये वैक्सीन कब तक पाकिस्तान में दस्तयाब होगी। लेकिन ये आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने का जो अमल है जब से दुनिया के चंद ममालिक में शुरू हुआ है उस वक्त से ये सवाल भी सुनने में आ रहा है कि ये वैक्सीन बच्चों के लिए कब दस्तयाब होगी। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने कोरोना वैक्सीन देने के लिए जो तरजीहात तय की हैं उसके तहत हेल्थ वर्कर्स, बुजुर्ग शहरियों और मुतासरीन को अहमियत दी जाएगी। लेकिन बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। शायद उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, उनको तरजीहात में नहीं रखा गया है। नहीं हुए ना कोरोना वायरस के। मैं दूसरी लहर में देखा कि ये बच्चों के केसेस थोड़े से ज्यादा आए, लेकिन पूरी दुनिया में अगर हम बात करें उन अमवात की जो कि हुई हैं उनमें अगर हम उम्र का तयन करें तो वो लोग थे जिनकी 50 साल से ज्यादा उम्र थी। जब से बड़ी उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी गई है उस वक्त से वालिदैन ये जानने के ख्वाहिशमंद है कि बच्चों के लिए महफूज और कारआमद वैक्सीन कब तक दस्तयाब होगी। क्योंकि हमने देखा कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो वैक्सीन वाला जो एक सिस्टम होता है, अगर उस तरह से कोविड-19 की वैक्सीन को भी शामिल कर दिया जाए उस सिस्टम में जो इंजेक्शन लगाते हैं, तो अगर ये चीज मस्ट कर दी जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है कि फिल वक्त ये कहना इंतहाई मुश्किल है कि बच्चों के लिए बतौर खास कोरोना वैक्सीन कब तक दस्तयाब हो सकेगी। आलमी तिबी माहिरीन के मुताबिक बच्चों के लिए बतौर खास कोरोना वैक्सीन तैयारी के किस मरहले में है ये भी एक अहम सवाल है वालिदैन के जहन में, क्योंकि वालिदैन जाहिर सी बात है बच्चों को लेकर कंसर्न होते हैं। इसलिए बेहतर है कि वालिदैन अपने बच्चों से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराएं। और इसीलिए कह रहे थे कि अगर स्कूल्स बंद है तो बच्चों को मॉल्स या शॉपिंग सेंटर्स में ना लेके जाएं और वो बेफिक्र हो जाएंगे। अगर बच्चों की वैक्सीन होना शुरू हो गई तो बेफिक्री हो जाएगी, स्कूल बंद होने वाला भी चक्कर नहीं होगा ना और छुट्टियां भी नहीं मिलेंगी। और इस बात को यकीनी बनाएं कि वो SOPs जो कि आपको हुकूमत बता रही है, जो आपको वहाँ के लोग बता रहे हैं, जिस जगह पर आप जा रहे हैं उस पर अमल दरामद हो। जब हम कोविड की बात करते हैं तो बहुत सारी वैक्सीन जो है उनके नाम हमारे मार्केट में आती जा रही है, लेकिन कौन सी कारआमद है कौन सी नहीं, इस पर भी एक सवाल है। अमेरिकी
कंपनी मोडर्ना की कोरोना वैक्सीन इंतहाई महफूज और कोरोना के संगीन खतरात से बचाव में बेहद मौसर साबित हो रही है। मोडर्ना कोरोना वैक्सीन की आजमाइश के नताइज का डेटा जारी किया गया है और अब FDA की जानिब से मोडर्ना वैक्सीन इस्तेमाल की मंजूरी जुम्मे तक दी जा सकेगी। ये तो एक अच्छी खबर है कि अब मोडर्ना जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कही जा रही है, फाइबर के बारे में 95% बताई जा रही थी कि उसकी इफेक्टिवनेस है और ये उससे ज्यादा इफेक्टिव है। तो अब ये बहुत अच्छी खबर है कि जुम्मे तक ये वैक्सीन आ जाएगी। अमरीकी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से जारी डेटा के मुताबिक मोडर्ना वैक्सीन बालिग अफराद में महफूज तरीन और कोरोना वायरस से खतरात से बचाव में बेहद मददगार रहेगी। ये कहा जा रहा है कि सबसे बेहतरीन वैक्सीन जो है अभी तक की जो डाटा सामने आ रहा है उसमें ये मोडर्ना वैक्सीन रहेगी और वैक्सीन के हौसला अफजा नताइज के बाद FDA की जानिब से आइंदा 2 रोज में अमरीकी अवाम के लिए वैक्सीन इस्तेमाल की मंजूरी दिए जाने का कभी इम्कान जो है वो लेकिन फिर एक सवाल ये भी ना कि चलें ये तो तरक्की याफ्ता ममालिक है, जो तरक्की पजीर ममालिक है उनका क्या कसूर है भाई? आप उन्हें भी दें, मतलब आप प्राइवेट सेक्टर जो कि कुव्वत खरीद रखते हैं वो तो खरीदे, लेकिन वो लोग जो कि बेचारे रोजमर्रा की दिहाड़ी पर काम करने वाला तबका उनके लिए गवर्नमेंट को ही स्टेप लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ही वो खरीदने के बाद ये कह रहे थे कि अभी इसके लिए आपको मार्च या फेब तक इंतजार करना होगा। जब हम सियासत की बात करते हैं तो बहुत सारे सियासतदानों के नाम हमारे जहन में आते हैं जो कि तुंदो तेज बयानात देते हैं। जब ऑन कैमरा होते हैं तो बड़ी ऐसी बातें करते हैं कि पता नहीं इनकी निजी जिंदगी में इतने गुस्से वाले होंगे या पता नहीं क्या। तो जब हम सियासत में अपनी सियासत की बात करते वक्त सियासतदानों का जिक्र होता है तो मेरे जहन में एक सवाल आता है कि अच्छा इनकी निजी जिंदगी कैसी होगी? कैमरे पे तो ये ऐसे आ रहे हैं और घर में ये कैसे होंगे? वो किस तरह से अपने घर वालों को वक्त देते होंगे, उन्हें किस तरह से डील करते होंगे, या वो तुंदो तेज बयानात जो कि सिर्फ वो ऑन स्क्रीन देते हैं घर वालों के लिए भी ऐसे बयानात, मतलब बेगम अगर अच्छा खाना नहीं बनाएगी तो वो इस तरह उनके भी जज्बात होते हैं, वो भी घर में बैठ के वैसी बातें करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। लेकिन खैर हम सियासतदानों की जो निजी जिंदगी है वो उसके बारे में नहीं जानते होते, इसलिए हम उनके बारे में कुछ ऐसा सोचते ही नहीं है। तो मैं सोचती हूँ, मुझे बड़ा शौक है जानने हम सोचते हैं लेकिन हम जानते नहीं है और हमें पता नहीं, लेकिन अब जानना जरूरी है, इसलिए जानना जरूरी है। और ये जानने के लिए हमारे जो नुमाइंदे हैं संजय साधवानी, वो पहुंचे मुर्तजा वहाब साहब के पास और उन्होंने बहुत सारे उनसे सवाल किए, कुछ चुपते हुए सवाल भी किए और कुछ उनकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल भी किए। तो क्या सवालात हुए, क्या जवाबात मिले, उन्होंने क्या आगे से कहा, ये हम देख लेते हैं। हमें मिलवा रहे हैं मुर्तजा वहाब से संजय साधवानी। डॉक्टर साहब ये बताएं, अगर आप बैरिस्टर ना होते, वजीर भी ना होते, क्या होते? वकील भी नहीं होता। मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक़ था और मैंने स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में बड़ी क्रिकेट खेली। अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान था। इंटर कॉलेज खेली मैंने। कराची अंडर 16 की टीम ने कराची को रिप्रेजेंट किया। तो खेल से मुझे कोई खुसूसी लगाव है, खेल कूद का मुझे बड़ा शौक़ है और शायद अगर मौका मिलता तो क्रिकेट खेलता और फ़ख्र के साथ पाकिस्तान की जो हरी कैप है सितारे के साथ उसको अपने सर पे लगाता। दुनिया में कौन सा शहर आपको ज़्यादा खूबसूरत लगता है? मुझे वैसे तो कराची की हर चीज़ पसंद है क्योंकि कराची से एक अपनाइयत है, एक लगाव है। बट अगर कराची के अलावा किसी जगह की मैं बात करूं तो मुझे लंदन शहर बड़ा पसंद है क्योंकि उस शहर की ख़ास बात यह है कि उस शहर के अंदर पुरानी सकाफ़त भी है, हरियाली भी है और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो लेकिन कराची के बाद पहला जो मेरा इश्क है वो मेरे शहर से है जहाँ मैं पैदा हुआ, उसके बाद लंदन शहर। डर लगता है आपको किसी चीज़ से सर? डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। मैं वैसे तो अपने आप को थोड़ा बहादुर समझता हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ आप जैसे दोस्त आके डरा देते हैं, बट कोशिश करता हूँ डरो खौफ से निकल के हक और सच की बात करूँ, लोगों के हुकूक की बात करूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। सर पिछले दिनों आपने भी 14-15 दिन आइसोलेशन के गुजारे। इन तनाई के दिनों में क्या सोचा, कैसे गुजरे ये दिन? मुझ पे अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि इतनी दिक्कत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया और मैंने कोई 11 रोज़ आइसोलेशन की थी और तकरीबन 17वें रोज़ मेरा टेस्ट नेगेटिव आया था। डिफ़िकल्ट टाइम था बिकॉज़ अकेले आपको रहना होता है और मैंने सच्ची बात है इस दौरान टीवी भी नहीं देखा बिकॉज़ टीवी पे जब मैं खोलता था तो टीवी पे आता था इतने लोग कोरोना वायरस का शिकार हो गए, इतने लोगों का इंतकाल हो गया, तो मैंने टीवी भी नहीं देखा। बस मैंने आराम किया, नींद पूरी की, दोस्तों से कांटेक्ट किया फ़ोन के ज़रिए। लेकिन उस
11 रोज़ में कोरोना वायरस ने जिस तरीके से इंटरनली आपको अफेक्ट करता है, मैं समझता हूँ ये एक बड़ी चीज़ है। मैं आपको एक पर्सनल चीज़ बताना चाहूँगा। जब मैंने अपनी आइसोलेशन ख़त्म की 11वें रोज़, तो मैंने अपना कमरा ख़ुद साफ़ किया। तो कमरा साफ़ करके जो डस्टबिन वगैरह थे वो मैंने क्लियर किए। तो मैं कचरा ख़ुद बाहर डस्टबिन में फेंकने के लिए निकला। तो मेरे घर से तकरीबन कोई 50-60 मीटर दूर कचरादान है। अब मैं संजय चल नहीं पा रहा था, और आपके सामने मैं तेज़ चलता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, बट वो 11 दिन का इफ़ेक्ट ये था साइकोलॉजिकल कि मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी। और मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि जिसके ऊपर ये गुज़रती है उससे पूछें कि कितनी ख़तरनाक चीज़। और इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अल्लाह ताला बुरे वक्त से हम सबको महफूज रखे। अगर हम सब एहतियात कर लें, अपने चेहरे को ढांप लें, मास्क पहन लें, तो अच्छी चीज़ होगी। बल्कि आजकल तो मैंने लोगों को कहना शुरू किया है कि आजकल ट्रेंडी मास्क भी आ गया, लोग फ़ैशन के तौर पे भी मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आप घड़ी फ़ैशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कफलिंग फ़ैशन के तौर पे, अंगूठी फ़ैशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो मास्क को भी अपने एक स्टाइल का हिस्सा बना लें कि घर से निकलते वक्त हम मास्क को अपने चेहरे पर रखें। सर कभी मोहब्बत की है? और जिससे मोहब्बत की उसके साथ शादी की है। तो इस कामयाबी का राज और कुछ जो नौजवान नस्ल है उसके लिए कोई पैगाम बताएं। माँ की दुआ और कुछ नहीं। मैं समझता हूँ माँ की दुआ, बुज़ुर्गों की दुआ, बड़ों की खिदमत सच्ची बात है। मुझे इन अल्फाज की फ़ौक़ियत अब अंदाज़ा होता है जब मैं ज़िंदगी में कहीं पहुँचा हूँ। मैं अगर किसी का काम करता था बचपन में, किसी बड़े बुज़ुर्ग की खिदमत करता था, वो कहते थे मुझे कि तुम्हें क्या तोहफ़ा दें, तो मुझे याद है मेरे मुंह से बेसाख्ता निकलता था कि दुआ कीजिएगा। तो शायद वो दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है, इतनी कामयाबी दी है। और ये कि मैं पाकिस्तान वापस आया, अपने घर वालों के लिए वापस आया, अपनी वालदा के लिए वापस आया, शायद ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, अपना खुसूसी करम मुझ पर किया। और उम्मीद करता हूँ, अपने रब से दुआ करता हूँ कि करम हम सब के ऊपर जारी रहे। काफ़ी लोग शॉर्टकट्स का सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? शॉर्टकट ज़िंदगी में कामयाबी है? शॉर्टकट तो है ना, माँ के पैर शॉर्टकट है, माँ की दुआ, माँ की खिदमत शॉर्टकट है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। मेरी तो वालदा अब नहीं है, लेकिन मैं लोगों को ये कहूँगा कि जिनके वालिदैन हयात हैं उनकी खिदमत करें, उनकी कदर करें, उनसे दुआएं लें, क्योंकि यकीन जाने उन दुआओं में बड़ी बरकत है। ठीक, मुर्तज़ा वहाब साहब की गुफ्तगू आपने देखी। अभी एक अच्छी खबर है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आना शुरू हो गई है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि तरसीलात ज़र से मुआशी आशारिये में बेहतरी आई है। बर वक्त इक़दामात से मुआशी आशारिये बेहतर हुए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने यह भी कहा है कि कोविड-19 से कबल मुआशी इस्तेहकाम के नतीजे में कोरोना के दौरान हमारी माली मुश्किलात कम रहीं। उनका मजीद ये भी कहना था कि दीगर मुल्कों की तरह हम भी मुआशी बहाली की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, मुआशी बहाली की तरफ जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि ऑटो इंडस्ट्री, सीमेंट समेत सनतें भी बेहतर हो रही हैं। तो इसी पर मजीद बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी तज्ज़ियाकार खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। खुर्रम साहब, छोटे और दरमियाने कारोबार को रिस्क इंश्योरेंस की सहूलत दी गई है, इस पर भी बात करते हैं। क्या इस वजह से ताजरों का एतमाद बहाल हुआ है और हम इस मुश्किल से निकलने लगे? जी देखें, कुछ डिसीजंस डेफिनेटली बहुत अच्छे हुए हैं, और उसमें एक डिसीजन जो स्टेट बैंक गवर्नर अपने जो है स्पीचेस में बताते भी रहते हैं, और वो ये था कि बहुत कम सूद पे जो है वो कर्जे देने की बात की गई, तकरीबन 4% पे। जब आपका इंटरेस्ट रेट, वैसे जो पॉलिसी रेट है या शरह सूद है, वो आपका तकरीबन जो है 7-7.5% पे है, और जो कर्जा मिलता है वो 8-9%, 10% या 11-12% मिलता है। जिस तरह से जिस बिजनेस का रिस्क होता है उस हिसाब से बैंक उसको कर्जा देता है, उतने रेट पे देता है। और अब जो है जो लॉन्ग टर्म फिक्स रेट है वो 4% पे आपको 8 साल के लिए कर्जा मिल रहा है, 8-9 साल के लिए। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी डिसीजंस हैं, ये बिल्कुल की डिसीजंस हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी को फायदा हुआ है, और इन्वेस्टमेंट जो है इससे रिलेटेड जो है वो होना शुरू हुई है। ऑल्दो कम है, इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी ओवरऑल इतनी ज्यादा अभी तो खुली है, 3-4 महीने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छे डिसीजंस हैं। और इसके साथ साथ स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को आधा भी किया, 13.25% से आधा करके 7.5 पे ले आए, 7 पे ले आए। वो अच्छा डिसीजन था, जो कि अच्छी चीजें हों, उसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो इकोनॉमी को सपोर्ट मिली।
सही। अच्छा खुरम, मैं एक और चीज इससे हट के जरा पूछना चाहती हूँ, अगर हम बाहर के ममालिक की तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो वहां पर क्रेडिट कार्ड या कर्जे उन लोगों को दिए जाते हैं जिनके मुआशी हालात थोड़े से बेहतर नहीं होते, ये कि वो तरक्की की दौड़ में शामिल हो सके। लेकिन पाकिस्तान में इसका उलट हम देखते हैं, क्रेडिट कार्ड या कर्जा उन लोगों को दिया जाता है जो कि अफोर्ड कर लेते हैं, जो कि जिनकी मुआशी जिंदगी बेहतर चल रही होती है, जो कि हमारा वो तबका है जिनकी मुआशी जिंदगी बेहतर नहीं है। तो जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है उनको ये कर्जे मिलने चाहिए। आप क्या समझते हैं इस बारे में? नहीं, देखिए, ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जिसको कर्जा चाहिए उसको नहीं मिलता, और जिसको नहीं चाहिए उसके लिए बैंक्स और सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है अवेलेबल होते हैं। ये फैक्ट है, क्योंकि आपकी क्रेडिट प्रोफाइल होती है, आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, और मेरे ख्याल में कुछ हद तक ये सही भी है। बैंक्स भी अपना पैसा अगर किसी को देते हैं, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, कोई गवर्नमेंट बैंक्स तो नहीं होते, गवर्नमेंट बैंक्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ स्कीम्स होती हैं, कुछ इंसेंटिव्स होते हैं। नेचुरली जो है क्रेडिट आपकी जो हिस्ट्री होती है वो बड़ा मैटर करती है कि आप किस तरह से कर्जा अगर आपने लिया तो उसको इस्तेमाल कैसे किया, क्या आपने डिफॉल्ट तो नहीं किया, क्या आपने कर्जे वापस नहीं दिए, ये हुआ है ऐसा, या किसी ऐसी वजूहत की वजह से तो नहीं, ऐसी वजूहत ऐसी तो नहीं थी जिसकी वजह से आप जो है कर्जा दे नहीं पाए, वो इतनी ज्यादा वो लीगल वजूहत नहीं थी। तो ये होता है इस तरह से दुनिया में कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है, और ये फाइनेंशियल सेक्टर का, ये कैपिटलिज्म में खास तौर पे जो है वो ये खासा है कि इस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया चेंज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियल सेक्टर चेंज हो रहा है। अब कर्जे आप चाइना में देख लें, जो अली बाबा की कंपनी है एंड फाइनेंशियल एंड ग्रुप जो है वो किस तरह से कर्जे देता है, वो आपको मेरे ख्याल में 2-3 मिनट में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखता है, आपकी प्रोफाइलिंग देखता है, आपकी पूरी वो ऐप के थ्रू ही आपको जो है वो कर्जा फराहम कर देता है। यहाँ पे अखवत कितनी बड़ी एग्जांपल है यहाँ पे कि वो इंटरेस्ट फ्री कर्जे आपको देता है। 99% उनका 90% प्लस उनका रिकवरी रेट है। तो देखिए, ये मॉडल्स हमारे पास डिस्ट्रप्टिव मॉडल्स हैं, हमें इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। तो ये टिपिकल जो फाइनेंसिंग का जो आपने कहा, ये बहुत सही पॉइंट है, बट हम अखवत जैसे मॉडल्स को जो है, बांग्लादेश में आप देखें ग्रामीण बैंक है, उसने कितना ज्यादा डिस्टर्ब किया है छोटे कर्जे देके। तो हमारे यहाँ छोटे कर्जे अदर देन बैंक्स भी दिए जा सकते हैं। इसकी मेरे ख्याल में स्टेट बैंक को इस पर काम करना चाहिए, और स्टेट बैंक शायद काम कर भी रहा है, ताकि हमारे जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, जिसके छोटे कारोबार है, उनको ये मिल सके। और हमारे यहाँ वैसे भी एक्सेस टू कैपिटल जो है बहुत कम है। हमारे यहाँ 5 से 8% एक्सेस टू कैपिटल है जो एसएमईज को दिया जाता है। एसएमईज हमारे यहाँ 50 लाख से ज्यादा हैं, और हमारे यहाँ जो है 5 से 8% भी उनका, ये 5 से 8 लाख एसएमईज जो है इनको कैपिटल एक्सेस है। तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ करने की अभी जरूरत है। और ये जो मिडिल टू लोअर क्लास हमारे पास है, एसएमईज की जो क्लास है, जो कंट्रीब्यूट करती है 30-40% आपकी इकोनॉमी के जो है वो लेबर का, आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का, जो कि कंट्रीब्यूट करती है 8 से 10 अरब डॉलर तकरीबन एक्सपोर्ट्स में। तो इन सबको मेरे ख्याल में ऊपर लाना चाहिए, इन सबको सपोर्ट मिलनी चाहिए, और कर्जे मिलने चाहिए, छोटे कर्जे। फिर अच्छा, वापस आते हैं, हम भी मुआशी बहाली की तरफ जा रहे हैं, तो बतौर मुआशी तज्जियाकार आप क्या समझते हैं कि अगर इसी तरह बेहतरी आती रही तो अगले 5 साल में पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? देखिए, ये बेहतरी मोमेंटम अगर चलता रहा, और होपफुली हम ये एहतियात करें कि ये सेकंड वेव जो चल रही है इसे हम किसी तरह से काबू कर सकें, तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है। इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी, हमारी यंग जनरेशन है, उसको हमने एजुकेट करना है, उसको स्किल करना है, ताकि वो आगे जाके कंट्रीब्यूट कर सके। यहाँ इन्वेस्टमेंट का बहुत जो है वो रूम है। तो हमारी इकोनॉमी में 6-7-8% की ग्रोथ कंसिस्टेंट बेसिस पे, जीडीपी ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, और क्वालिटी ऑफ ग्रोथ की भी बात कर रहा हूँ कि लिविंग स्टैंडर्ड्स भी ऊपर हों। देखिए, चाइना ने पिछले 20 सालों में, 30 सालों में तकरीबन कोई 80 करोड़ लोग गुर्बत से निकाले। इसी तरह तकरीबन 200 से 250 मिलियन लोग इंडिया ने गुर्बत से निकाले। तो हम भी निकाल सकते हैं, हमारे यहाँ भी अच्छा खासा जो है उसका रेशो है। तो हमारी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। हमें सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं और हमारे जो है हमारे अल्लाह ने जो हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें, एजुकेशन को जो है उठाएं। एक आम आदमी हमारे यहाँ टिपिकली जो है वो एजुकेटेड इतना ज्यादा नहीं होता, उसको बेहतर किया जाए, यंग जनरेशन को सही ट्रैक पे डाला जाए, तो बहुत पोटेंशियल है हमारी इकोनॉमी। पूरे खत्ते की इकोनॉमी में जो वो कहते थे ना पाकिस्तान टाइगर बनेगा, टाइगर इकोनॉमी बनेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें ये काम करने की जरूरत है कि हम किस तरह अपनी रिसोर्सेज को मैनेज करके इसको एक रियलिटी का जो है वो दर्जा देते हैं। बिल्कुल। और खुरम, अच्छी बात तो ये है कि हमारी हुकूमती पॉलिसीज अगर मईशत के हवाले से देखें तो बड़ी जबरदस्त है। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे हमारे, और जो मुआशी सूरत हाल है बहुत गहरी नजर भी आपकी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, मेरे लिए तो बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि मेरा घर से बाहर निकलना ज्यादा नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ, फौरन से फूड पैंडा से चीजें मंगवा लेती हूँ। लेकिन अब इस ऐप में डेवलपमेंट ये हुई है कि यहाँ पर आ गया है जनाब, ऐसी एक एप्लीकेशन मुतारिफ कराई गई है जिससे आप ऑनलाइन ग्रॉसरी कर सकते हैं, जिसका नाम है पैंडा मार्ट। बिल्कुल, पैंडा मार्ट इसका नाम है, और शहरी घर बैठे बैठे 30 मिनट में ग्रॉसरी
मंगवा सकते हैं। इसी पर आपने कभी मंगवाई है? मैं खाना तो मंगवाता रहता हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा ग्रोसरी भी मैं इससे ही मंगवाऊं। हाँ। तो हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं CEO फूड पांडा नुमान सिकंदर साहब। खुशामदीद करेंगे आपको। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप बड़ी अच्छी खबरें सुनाते रहते हैं। फूड पांडा में बड़ी ऑप्शंस आती रहती हैं, अपडेट्स होती रहती हैं, तो खाना तो हम अक्सर फूड पांडा से मंगवाते हैं। तो आप ये बताइए ग्रोसरी कैसे की जाएगी, इसका क्या तरीकाकार होगा? हम ग्रोसरी ऑर्डर करेंगे तो जो करीबी स्टोर होगा वहां से हमें ग्रोसरी मिल जाएगी जल्दी से? इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी कराची में 8 अपने वेयर हाउसेज सेटअप किए हैं। वो सारे वेयर हाउसेज हमारे 100% टीम के थ्रू कंट्रोल होते हैं। वहाँ पर तकरीबन 3 से 4 हज़ार टॉप सेलिंग आइटम्स अवेलेबल हैं। जैसे ही कंज्यूमर ऑर्डर प्लेस करता है, हमारी टीम वहाँ पर ऑर्डर असेंबल करती है और फिर राइडर आपको डिलीवर करता है अंडर 30 मिनट्स। अच्छा जी। और अभी जो कि ये मतलब एक जिद्दत है इस एप्लीकेशन में, अगर हम इसे कहें तो, इस सर्विस का आगाज कब से हुआ और अभी तक क्या रिस्पांस आपको मिला? हमें तकरीबन लॉन्च किए हुए मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने हुआ है पांडा मार्ट को, और ये बिजनेस तकरीबन 10x ग्रो कर चुका है 1 महीने के अंदर। सो अभी हम लोगों ने खुद अपने इनिशिएटिव्स काफ़ी स्टॉप किए हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है कंज्यूमर की तरफ से ओवरऑल। अच्छा, एक वो भी चीज़ थी कि आपको 50% जो है वो डिस्काउंट भी है, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल, तो स्पेशल कोड है पांडा मार्ट मॉर्निंग, एंड ये आप यूज़ कर सकते हैं और आपका अप टू 200 रुपीज़ का ट्रायल डिस्काउंट है। तो 400 को ऑर्डर करेंगे तो उस पर आपको 50% ऑफ। मेरी एक छोटी सी शिकायत भी है बिल्कुल फूड पांडा से। मैंने कहा कि आप हमारे शो में आ गए तो मैं अक्सर ये होता है कि फूड पांडा में, और मेरे ख्याल में आप इसमें रहनुमाई फरमाएं कि कैसे कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि हम फूड पांडा से ऑर्डर करते हैं, अब मैंने उसमें अपना कार्ड जो डेबिट कार्ड है वो ऐड किया हुआ है, डिडक्शन हो जाती है, लेकिन खाने का जो आगे प्रोसेस होता है पूरा वो शुरू नहीं होता। तो मैं कंप्लेन करता हूँ, वो कुछ रिफंड हो जाते हैं, कुछ वो नहीं होते। तो ये क्या प्रॉब्लम है? ये बार बार आ जाती है बीच में, खासतौर पे जब आप कार्ड ऐड करते हैं उसमें। हाँ, उसमें अगर आप कार्ड ऐड करें तो उसमें देखें, उसका एक पार्ट ये है कि काफ़ी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सीमलेस तरीके से जाती हैं, जिसमें कन्वीनियंस होता है। जो हमारा हीरो राइडर है वो आके जब खाना ड्रॉप करके आपको चले जाते हैं तो कन्वीनियंस है। कुछ जगह ये होता है कि रेस्टोरेंट बोलता है कि उनके पास आइटम नहीं है, कुछ ब्लॉकर है, उस पर वो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट करते हैं, बट उस केस में जो अमाउंट है वो वॉलेट में इमीडिएटली रिफंड हो जाती है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। बट ये इस मेरे ख्याल से इस मॉडल का एक पार्ट है, क्योंकि कभी कभी रेस्टोरेंट्स के पास वो चीजें आइटम्स नहीं होते। कभी कभी फूड पांडा जो है वो हैंग भी हुआ है। कभी एक स्टोरी आई थी कि जिसमें पता नहीं कितने 50 से अबव राइडर्स आ गए थे, या 200 के अराउंड राइडर्स आ गए थे, एक साथ आ गए थे सारे खाने लेके। ये भी हो जाता है एप्लीकेशन में। इसको आप लोग कैसे बेहतर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल हो सकता है। ये हमारे फूड पांडा 8 मुल्कों में ऑपरेट करता है, तो मेरे ख्याल से फिलीपींस के अंदर ये चीज हुई थी। फिलीपींस में हुई थी। और आई थिंक टेक्नोलॉजी बिजनेस में क्या होता है कि एवरी डे यू फाइंड समथिंग न्यू। तो अब जैसे उस केस में क्या हुआ था कि इंटरनेट स्लो था और जो चाइल्ड था वो ऑर्डर करता रहा और वो उसमें ऑर्डर प्रोसेस हो गए, वो एकदम से इतने आ गए। तो हमारे पास होते हैं बैकएंड पे होते हैं कि अगर डुप्लीकेट ऑर्डर आ रहा है तो उसको कर्टेल किया जाए और रोका जाए। मैं ये पूछना चाहता कि आप लोग क्या पॉलिसी, अगर फर्ज करें ऐसा हो जाता है, इंटरनेट स्लो है, कोई प्रॉब्लम है और वो रिपीट हो गया ऑर्डर, तो फिर आप लोग उसको कैंसिल करते हैं? वो खर्चा कौन उठाता है, वो नुकसान कौन उठाता है? फूड पांडा पाकिस्तान में 1-2 इस तरह के केसेस हुए, हम तो सेलिब्रेट करते हैं कंज्यूमर के साथ, जाते हैं बोलते तो इतना खाना पहले एंजॉय करो। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। अच्छा नुमान, मुझे बताएं कि ये जो हम मार्ट की बात करें, इसमें कुछ है कि आपने सिर्फ इतने पैसों तक आप ऑर्डर कर सकते हैं? जैसे कि फर्ज कर लें शाहजेब को उसके में कहते हैं कि दही लेकर आओ, ये कहते हैं कि मैं यहाँ से ऑर्डर कर लेता हूँ। तो इस तरह अभी तक मुझे दही खुद ही लेके आना पड़ता है। 40 रुपए, 30 रुपए मैक्सिमम मिनिमम, कोई लिमिट है? आई थिंक इसकी लिमिट जो है 99 रुपए से ऊपर आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। आई थिंक इसकी वजह से मुझे ट्रू रिस्पेक्ट मिली है घर के अंदर। माय वाइफ इज नाउ सेइंग दैट यू हैव डन समथिंग, मर्दों की रिस्पेक्ट बढ़ गई है। बट इसके पांडा मार्ट के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, आई थिंक जो पाकिस्तान में पूरा डिलेमा है, हम लोग आए दिन ये प्रोग्राम्स देखते हैं कि कहीं कोई कैचअप बन रही है सब स्टैंडर्ड तरीकों से, काउंटरफीट प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत हैं। तो हम लोग जो अभी जो फूड पांडा, सिंस वी आर अ मल्टीनेशनल कंपनी, ना कुछ ये एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स की सेलिंग, ना काउंटरफीट, वी सोर्स एवरीथिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। तो जब आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं और एनीबडी इज ऑर्डरिंग, यू कैन बी 100% श्योर कि आपके घर पे जो प्रोडक्ट्स डिलीवर किए जाने वो 100% क्वालिटी है। अच्छा, ये बता दें कि फूड पांडा बहुत सारी ऑफर्स देता रहता है, बहुत सारे डिस्काउंट्स हम देखते हैं, बड़े अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं फूड पांडा पे। तो अगर हम पूरे महीने की ग्रोसरी एक साथ मंगवाते हैं तो ये आप अच्छी खबर सुनाएं कि उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा। 50% डिस्काउंट वही मैंने बोला, ट्रायल डिस्काउंट है 400 से 200 पे। बट अभी जो पांडा मार्ट है उसमें तकरीबन जो कोर प्रोडक्ट्स हैं जैसे गोश्त है या मिल्क है,
या एग्स हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने प्राइसिंग डिस्काउंट किया हुआ है। तो जो नॉर्मल मार्केट है उससे भी आपको कम प्राइस में चीजें मिलेंगी। अच्छा, ऑलरेडी। और जो ये वाउचर्स है ये कैसे, मुझे तो मिलते ही नहीं वाउचर। नहीं तो मैं आपको वाउचर कोड बता रहा हूँ, पांडा मार्ट मॉर्निंग। इसको आप ऐप के ऊपर जाके आप ग्रोसरी ऑर्डर करें, एंड आप जब हमारी ऐप पे जाएंगे ना, ट्रस्ट मी, इट्स द इजीएस्ट थिंग एवर ऑन पांडा मार्ट के ऊपर। प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आप चेकआउट पे जाएं, वहां पर आप चेकआउट के पूछते हैं कि आपके पास कोई वाउचर है, आप वाउचर एंटर करें, दैट्स अबाउट इट। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो ग्रोसरी ऑर्डर करने का हम पूरे महीने का जिक्र कर रहे हैं, तो वो अच्छी खासी ग्रोसरी होती है, तो ये बाइक्स पे ही डिलीवर होंगी, जाहिर है वो बाइक्स पे ही पूरी ग्रोसरी लेके आएंगे, तो ये इसी कोई लिमिट है सेट कि आप लोग इतना ऑर्डर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, या फिर कोई अमाउंट भी आप लोगों ने सेट की भी हो कि अमाउंट से ऊपर नहीं जा सकती? आप बड़े बड़े स्टोर्स पे जाते हैं, महीने की ग्रोसरी करने के 10, 11, 12, 15 हज़ार तक के हो जाती है। बिल्कुल। सो हमारे पास जो कुछ बड़े ऑर्डर्स आए हैं, एक 23,000 का ऑर्डर था, कल आया था। तो वो बस ऑर्डर जो है आप ऑर्डर प्लेस करें, और उनमें थोड़ा सा टाइम हमें ज्यादा लगता है, पौने घंटे में आपके पास एक नहीं, हम लोग उन ऑर्डर्स को स्प्लिट कर देते हैं बिटवीन 3-4 राइडर्स। ओके। तो वो मल्टीपल राइडर्स फिर एक साथ लेके सामान पहुंचते हैं। मतलब कि कुछ ऐसी कैद नहीं है कि आपने इतने हद तक सिर्फ इतने लिमिट तक आपने ऑर्डर करना है? नहीं, कोई भी नहीं है, बस लाख से ऊपर नहीं जाएगा, बाकी हम संभालेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा आप बता दें कि अभी तक हमने ये ऑप्शन देखी नहीं है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है? उसमें ग्रोसरी की सब आइटम शो हो रही होती हैं या उसमें एंटर करते हैं, क्या तरीकाकार होता है? नहीं, तो उसके अंदर जो है, इफ आई कैन शो यू गाइस क्विकली, आपने आप अपनी ऐप खोलेंगे, ठीक है, सही है। अब ये लिखा आ रहा है मेरे पास पांडा मार्ट, इस पे मैंने क्लिक किया, और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, आप कैमरे की तरफ इसको अगर करेंगे तो हमारे नाज़रीन भी देख सकेंगे, ये सामने कैमरे में दिखाएगा कि आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं। ये पांडा मार्ट के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें आने हैं, और इसके अंदर आप सिंपली जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ब्रेकफास्ट कैटेगरी सेलेक्ट की है, तो मेरे पास जितने भी मार्जरीन्स हैं या ब्रेड्स हैं वो सारे आ रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इंट्यूटिव। तो आप अच्छा, अगर कोई आइटम इसमें ऐसी एरिड है जो इंपोर्टेड है, फर्ज करें कोई ऐसा ब्रांड है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसमें आप लोग यहीं पे हमें बता देंगे कि जी ये पॉसिबल नहीं है डिलीवर करना, या उसका क्या तरीकाकार होगा, कैसे होगा? इसमें जो भी आपको इन्वेंट्री नजर आ रही है, ये लाइव हमारे सिस्टम अवेलेबल है। आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो आपको डिलीवर होगी। जबरदस्ती, तो बड़ी अच्छी चीज है। यानी अब जैसे हम देख रहे हैं कोविड का माहौल है, लोग बाहर जाने से कतराते हैं, जिनको समझ नहीं आती वो बाहर चले जाते हैं। मैं अभी ऑर्डर कर लूं, खाना भी ना हमारे हाथ नहीं है, और इनका फोन है, हमें बिल भी देना नहीं पड़ेगा, इन्हीं की कार्ड डिडक्शन हो जाएगी। तो ये बड़ी जबरदस्ती चीज है। हम क्या मजीद और सोचें कि फूड पैंडा मजीद और ये चीजें हमारे लिए लेकर आ रहा है? सो हम लोग की पाइपलाइन में काफी चीजें, बट आई थिंक कंपनी का कोर बिलीफ ये है कि जो हम लोग एक नया वर्टिकल लॉन्च करते हैं, उसके अंदर हम लोग पहले अपनी एक्सपर्टीज और थोड़ा सा स्केल बिल्ड करें। पांडा मार्ट अभी हमने 8 लॉन्च किए हैं, सो 8 डिफरेंट जोन्स कराची के एक्टिव हैं। हम लोग पाकिस्तान में आज 50 शहरों में फूड पांडा रन करते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस। तो सबसे पहले तो हमारा स्कोप ये है कि तकरीबन 200 to 300 पांडा मार्ट्स अक्रॉस पाकिस्तान लॉन्च करें, एंड साथ में फिर हम लोग दूसरी सर्विसेज भी स्लोली एंड ग्रेजुअली लॉन्च करते हैं। अच्छा, हमने एक ट्रेंड देखा है, खासतौर पर मैं ये नोट कर रहा था कि इस कुछ अरसे में फूड पांडा में जो होम किचन का कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़ता जा रहा है। वो अफराद जो घर पे, वो हमारी जो अम्मी हैं, वो अगर चाहती हैं बिजनेस करना, या हमारे नाज़रीन से कोई भी चाहता है कि वो घर पे बिजनेस शुरू करे, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है खाने का बिजनेस करना, कि वो घर पे खाना तैयार करें और उसके बाद फूड पांडा के थ्रू रजिस्टर करवा के, और वो इसमें जो उनका प्रॉफिट है वो किस तरह जनरेट होता है, इसके बारे में कुछ बताएगा, वो कैसे चलता है ये मामला पूरा? सो होम शेफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लास्ट जनवरी में लॉन्च किया था। अब तकरीबन महीने का हम लोग मोर देन 10 करोड़ रुपीस होम शेफ्स के लिए जनरेट करते हैं, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं। देयर मोर देन 5000 पार्टनर्स अक्रॉस पाकिस्तान। कुछ ऐसे होम शेफ्स हैं जिनके महीने के 2 से 3 हज़ार ऑर्डर्स हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको खाने की बनाने की एक्सपर्टीज़ है और पैकेजिंग आती है, उसके अलावा मार्केटिंग करना, ऑर्डर्स जनरेट करना, उसकी डिलीवरी करना, वो सारी मैनेजमेंट फूड पांडा करता है। उसके अगेंस्ट हम लोग एक एक्स कमीशन परसेंटेज लेते हैं हर ऑर्डर प्रोसेस के ऊपर। और मजे की चीज ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं, होम शेफ की जो रेटिंग है हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो रेगुलर रेस्टोरेंट से भी ज्यादा है। अच्छा। ज्यादा है, मतलब कुछ होम लोग कंसीडर करते हैं कि वो घर का खाना खा सकें। खासतौर से मैं हूँ, मैं तो घर का खाना मंगवाता हूँ लाजमी, होम किचन से मुख्तलिफ। अच्छा, उसमें हम रेटिंग देख रहे होते हैं 4.3, 4.2, वो हमें बताती हैं हमें, मेरे ख्याल में, कि आपका खाना उनका टेस्ट कैसा है, क्वालिटी कैसी है, वो कैसा है। अच्छा, SOPs फॉलो करना बहुत जरूरी है आजकल, खासतौर पर आप लोग भी बड़ा फोकस कर रहे थे इस पर। तो SOPs कैसे फॉलो कर रहा है फूड पांडा, खासतौर पर इन कोरोना के दिनों में? कैसे आप लोग के जो राइडर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि SOPs को मुकम्मल फॉलो किया जाए, और आप लोग क्या पाबंदी है उनके ऊपर? सो हम लोग का मॉर्निंग चेक होता है,
जितने भी राइडर्स हैं बिफोर दे स्टार्ट देयर शिफ्ट उनको टेम्परेचर चेक करवाना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों ने सब राइडर्स को मास्क दिए हुए, सैनिटाइजर्स दिए हुए, और दिस इज अ रूटीन व्हिच वी फॉलो एवरी डे। अच्छा, अगर कोई राइडर बगैर मास्क के आ रहा है, जो कि अब आना शुरू हो गए हैं, तो कंप्लेन हम कहाँ कर सकते हैं? हेल्प सेंटर, जैसे हेल्प सेंटर भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है तो आपके पास रिव्यू एंड रेटिंग की एक स्क्रीन आती है, उस पे आप फूड को भी रेटिंग करते हैं और राइडर को भी रेटिंग करते हैं। लोग वहाँ पर कमेंट्स भी लिखते हैं कि राइडर मास्क नहीं पहना होता, तो फिर हम लोग उसको रिव्यू करके उस पर एक्शन लेते हैं। क्योंकि अभी ज्यादा देखा जाने लगा कि अब राइडर्स जो है विदाउट मास्क आ रहे हैं। सो नुमान, थैंक यू सो मच अवाम के आसानी के लिए, शाज़ेब मेरे आसानी के लिए। जाते जाते हमें कोई अच्छे से वाउचर बताया जाएगा ताकि हम खाने अच्छे डिस्काउंट पे खाने ऑर्डर करें। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर से खबर है कि मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम लाहौर में इंतकाल कर गई हैं। अदाकारा फिरदौस बेगम ने 160 से ज़ायद फिल्मों में काम किया और अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया। मोहम्मद कुर्बान इस खबर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। कुर्बान, बताइएगा। जी बिल्कुल, माजी की मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम आज इंतकाल कर गई हैं। 3 रोज कबल उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिस पर उन्हें लाहौर के निजी अस्पताल के ICU में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन वो जान पर ना हो सकी और अपने मदाहों से आज जुदा हो गई है। फिरदौस बेगम ने 160 फिल्मों में काम किया था, जिनमें उनकी सबसे मशहूर जो बरसीर पाको हिंद की फिल्म है वो हीर रांझा थी, जिसमें उन्होंने हीर का किरदार निभाया था। जबकि दीगर उनकी जो फिल्में थी, जिनमें मलंगी शामिल है, आंसू शामिल है, दिलां दे सौदे शामिल है, ये फिल्में भी उनकी बहुत हिट साबित हुई और बेशुमार उन्हें एजाजात से भी नवाजा गया। उन्होंने अपने सोगवारान में 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी है। ताहम उनकी नमाज जनाजा के हवाले से अभी तक वक्त जो है वो डिसाइड नहीं हो सका। जी ठीक, कुर्बान, आपका बेहद शुक्रिया। और एक और खबर है, वो भी शामिल कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के टीचर्स को बहाल करने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। एडवोकेट जनरल KP ने कहा है कि जिन टीचर्स को भर्ती किया गया है वो महज क्वालिफाइड नहीं थे। बिल्कुल, और ये सवाल किया गया जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कि क्या अदालत को पेश दस्तावेजात पेशावर हाई कोर्ट में पेश की गई हैं। KP महकमा तालीम समझता है कि अदालत में हर दस्तावेजात को पजीराई मिलेगी। अदालती कार्रवाई से मुतालिक इंतहाई अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा के टीचर्स को बहाल करने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। एडवोकेट जनरल KP ने कहा कि जिन टीचर्स को भर्ती किया गया है वो क्वालिफाइड नहीं है, और इस पर अदालत में हमने देखा कि सवाल भी हुए, जवाबात भी तलब किए गए। एडवोकेट जनरल KP की जानिब से कहा गया कि जिन टीचर्स को भर्ती किया गया है वो क्वालिफाइड नहीं थे, जिस पर सवाल हुआ कि क्या अदालत को पेश दस्तावेजात पेशावर हाई कोर्ट में पेश की गई या नहीं। तो जनाब, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा है। कल इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक पैगाम जो हम रोजाना आपको देते हैं कि जनाब, घर से बिला जरूरत बाहर मत निकले। अगर आपको जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, मास्क लगाएं, समाजी फासले को मेंटेन करें, और घर से बाहर जाते हुए और जब आप घर में वापस आएं तो हैंड सैनिटाइजर्स का तमाम SOPs को फॉलो करें। तमाम SOPs को आप जरूर फॉलो करें। कल तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।